माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके साइंस 2K टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का कंप्लीट वन शॉट। इस वन शॉट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, फुल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, साथ साथ में लास्ट में पीवाईक्यूज भी देखेंगे। सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको करवा दूंगा। तो दिस वन लेक्चर, दिस वन वीडियो कवर्स एवरीथिंग। इस चैप्टर का कंप्लीट प्रिपरेशन आपका यहां पर होने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करोगे तो ऐसे और बढ़िया 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 वन शॉट आते रहेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ द चैप्टर। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आइए, हमारे धरती पे अर्थ के ऊपर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आपको देखने मिलते हैं। कौन से होते हैं? एक होते हैं जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट है, जो जिंदा है, उनको हम क्या कहते हैं? जैसे प्लांट हो गए, जैसे एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। दीज कंपोनेंट्स जिनके अंदर लाइफ है, जीवन है, जान है, इनको कहते हैं लिविंग या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स। ये सारे कंसेप्ट आपके 9th स्टैंडर्ड के हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम वगैरह आपने पढ़ा था, उसी के कंसेप्ट यहां पे थोड़े थोड़े रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जिनके अंदर जान है, दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, इसके अलावा द अदर टाइप ऑफ कंपोनेंट डू नॉट हैव लाइफ इन देम। दूसरा जो कंपोनेंट है उनके अंदर लाइफ नहीं है। एग्जाम्पल, हवा, पानी, धरती, सॉइल एंड लाइट। तो एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, इनके अंदर जान नहीं है। इनको मैं क्या कहता हूं? नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, बायोटिक समझा, एबायोटिक समझा। इनके बीच में हमेशा क्या होते रहता है? इनके बीच में हमेशा इंटरैक्शंस होते रहते हैं। द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, दे आर कंटिन्यूसली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, देखो इसके तो हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। आप आपके एनवायरमेंट के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, सनलाइट के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हो, यस और नो? एग्जाम्पल के तौर पे सीड्स, मुझे बताओ, सीड जो होता है, बीज, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट वो जर्मिनेट कहां पर होता है? सॉइल में होता है। पानी का इस्तेमाल करता है, फिर जब वो प्लांट बड़ा होता है तो सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, पानी नीचे से एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। तो क्या ये प्लांट, क्या ये सीड एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट कर रहा है? कर रहा है। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लो, हम भी बायोटिक हैं, जिंदा हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कैसा है? नॉन लिविंग है, एबायोटिक है। तो हम भी हवा के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। एक सनफ्लावर बायोटिक है। इट मूव्स विद द डायरेक्शन ऑफ सन। जैसे जैसे सन आगे आगे जाता है, वैसे अपना सनफ्लावर अपना मुंह सन की तरफ कर लेता है, मूव कर लेता है। देखो फिर से एक बार, जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है, सनफ्लावर की भी पोजीशन, उसके मुंह, उसका जो फ्लावर है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो यहां पर भी इंटरैक्शन हो रहा है। अच्छा, लास्टली लोटस कैसा है? बायोटिक। जब उसके ऊपर सनलाइट गिरती है, सन के रेज गिरते हैं, बेचारे बायोटिक, तो वो ब्लूम हो जाता है, खिल जाता है। हाँ, कमल का फूल खिल जाता है जब उसके ऊपर सन के रे गिरते हैं। तो ये भी इंटरैक्शन है। तो हमारे धरती पर कॉन्स्टेंटली बायोटिक और एबायोटिक, इनके बीच में क्या चलता है? इंटरैक्शन चलते हैं। एंड इन्हीं इंटरैक्शंस को हम क्या कहते हैं? देखो, लिविंग बायोटिक, नॉन लिविंग एबायोटिक, एंड देयर इंटरैक्शंस आर कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ये डेफिनेशन एक मार्क के लिए पूछी जा सकती है, 9th में भी थी। वही डेफिनेशन सेम टू सेम यहां पे रिपीट की जा रही है। क्या डेफिनेशन है? लिविंग बायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर एंड उनके बीच में होने वाले इंटरैक्शंस, इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। क्या बनता है? इकोसिस्टम। 1 मार्क की ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन सकती है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, यहां तक। अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई, इसको साइड में रखो 2 मिनट। मुझे बताओ, हमारे धरती पे ग्रीन प्लांट्स हैं। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं मेरे को बताओ? हवा से CO2 एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। CO2 हवा से आया, सॉइल से वाटर आया, सनलाइट मिली। ये सब कुछ करने के बाद फोटोसिंथेसिस होगी, है ना? ऑटोट्रॉफिक होते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड बनाएंगे, खाना बनाएंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। दे आर इंपॉर्टेंट। ये नहीं होंगे तो खाना आएगा किधर से? फूड चेन की शुरुआत होगी कैसे? प्रोड्यूसर्स जरूरी हैं। लाइक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फिर इनको खाने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स, शाकाहारी,
उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, लाइक डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्स, कैमल, ये सारे कैसे हैं? प्लांट खाने वाले हर्बीवोर्स हैं। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दे फीड अपॉन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, प्लांट्स को खाते हैं तो ये लोग जरूरी हैं। हाँ, बिकॉज फूड चेन को आगे बढ़ाना है ना, इनको खाने वाले भी एनिमल्स आएंगे, शिकारी। प्रेडेटर्स मतलब क्या? शिकारी, लाइक लायन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स। अब ये लायन टाइगर किसको जाके खाने वाले हैं? हर्बीवोर्स को। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ये जो भैंसा है उसको धर दबोचा लायन ने और उसको भी खाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? लायन और टाइगर ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, एंड ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फूड चेन समझ में आ गई। पहले आया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को खाया हर्बीवोर्स ने, उनको मैं कहूंगा प्राइमरी कंज्यूमर, और फिर हर्बीवोर को खाया कार्निवोर ने, प्रेडेटर लाइक लायन एंड टाइगर, उनको कहूंगा सेकेंडरी कंज्यूमर। वेदर द कैटरपिलर फाउंड इन नेचर, जो नेचर में हमें कैटरपिलर मिलते हैं जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिल्थी प्लेसेस, गंदी जगहों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े, डर्टी प्लेसेस में, गंदी प्लेसेस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स कैटरपिलर हो गए। टर्माइट्स, टर्माइट मतलब दिमक। अच्छा, इसके अलावा इंसेक्ट विच आर प्रेजेंट इन डंग, डंग मतलब समझते हो टट्टी, टट्टी में भी आपको कीड़े मिलते हैं, मक्खियां वगैरह उसके ऊपर बैठती हैं, आपने देखा होगा, वर्म्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। यहां पर आपको ये जो बीटल दिख रहा है इसका नाम है डंग बीटल। क्या नाम है? डंग बीटल। तो ये गंदे गंदे कीड़े मकोड़े जो हमें गंदी गंदी जगहों में मिलते हैं, डंग में भी मिलते हैं, क्या ये जरूरी है? आर दे रियली यूजफुल फॉर एनवायरमेंट? क्या ये जरूरी है? हाँ है, जरूरी। क्यों है? दीज ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट दो दे आर डर्टी, भले ही वो लोग गंदे हैं फिर भी जरूरी है। क्या करते हैं ये लोग? ये हमारे एनवायरमेंट को साफ करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट। मुझे बताओ, इतना कूड़ा आपके घर से भी आता है, आपके किचन से आता है, दुनिया भर में कूड़ा बनता है, वेस्ट बनता है, एनिमल्स मरते हैं, प्लांट्स मरते हैं, उनकी डेड बॉडीज होती हैं, उनको डीकंपोज करने का काम, एनवायरमेंट को साफ करने का काम कौन करता है? यही कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, फंगस, यही लोग करते हैं। तो ये सारे कौन है? ये सारे के सारे डीकंपोजर्स हैं, डीकंपोजर्स। अगर ये नहीं होंगे तो कचरा कचरा बढ़ते ही जाएगा ना, कचरे को डिकम्पोज कौन करेगा? उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकल करने का काम ये लोग ही तो कर रहे हैं। जरूरी है, भले गंदे हैं पर जरूरी है, समझ रहे हो? इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, हेंस वी शुड केयर फॉर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। हमें इन सारे फैक्टर्स का केयर करना चाहिए, इनको हमें बचा के रखना चाहिए, संभालना चाहिए, डिस्ट्रॉय होने से रोकना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? आइए, अब ये जो चार्ट है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस वन शॉट में जितनी सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। चैप्टर का वेटेज कितना है? 7 मार्क्स का। अगर कोई बच्चा पूछेगा मुझे कमेंट में तो मैं ये टाइम स्टैंप नीचे टैग कर दूंगा, ठीक है? 7 मार्क का वेटेज है आपके चैप्टर का, जरूरी चैप्टर है, ईवीएस का चैप्टर है, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस का। इकोसिस्टम क्या होती है जरा बता देना? बायोटिक, नॉन बायोटिक, बायोटिक, एबायोटिक एंड देयर इंटरैक्शंस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, ठीक है? अच्छा, अब इकोसिस्टम का चार्ट दिया हुआ है। एबायोटिक कंपोनेंट्स एक तरफ हैं, एबायोटिक मतलब आप जानते हो सब लोग नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और दूसरी तरफ कौन है? बायोटिक कंपोनेंट्स है, कौन है? लिविंग है। अच्छा, अब यहां पर ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एकदम कंफ्यूजन आपका एकदम दूर कर दूंगा, सिंपल बना दूंगा चीजों को। देखो, सबसे पहले आपको फिजिकल फैक्टर दिख रहे हैं। फिजिकल फैक्टर मतलब क्या? जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इनको कहेंगे फिजिकल फैक्टर्स। जैसे क्या आप हवा को फील कर सकते हो? क्या उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो? कर सकते हो। क्या आप पानी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो? पानी को पी सकते हो, उसमें तैर सकते हो, छू सकते हो, गीला हो सकते हो, नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, है ना? वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है? मिनरल्स, मिनरल्स मतलब बेसिकली मिट्टी, सॉइल, है ना? सॉइल और मिनरल एक ही चीज है, सॉइल के अंदर ही होते हैं मिनरल्स, अर्थ के क्रस्ट में होते हैं मिनरल्स, और सनलाइट। तो जिन चीजों को आप छू सकते हो या महसूस कर सकते हो ये हो गए फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है? जिनको टच वगैरह हम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है? फिर दूसरे सामने क्या आएगा? फिजिकल के सामने क्या आ जाएगा? केमिकल फैक्टर। म्हणजे काय सर? याचा म्हणजे काय? केमिकल मतलब आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स की आपको जरूरत है वो आ गए केमिकल फैक्टर्स, ठीक है? तो इसके अंदर आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स एंड कंपाउंड्स जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, आपके
बायोकेमिस्ट्री के लिए जरूरी है, आपके लिए जो केमिकल्स जरूरी हैं वो आते हैं केमिकल फैक्टर्स, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें आ गए न्यूट्रिएंट्स एंड कंपाउंड्स। तो अगेन उसके नीचे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये दो भाग होते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं। और इनऑर्गेनिक में कौन आ जाता है? हाइड्रोजन। क्या आपको हाइड्रोजन की जरूरत है? हाँ, आपके बॉडी में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सारे एलिमेंट्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये होगा इनऑर्गेनिक। सर ऑर्गेनिक मतलब क्या? सिंपल भाषा में बताऊंगा, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। आगे पढ़ोगे, 9th चैप्टर आएगा ना कार्बन कंपाउंड्स, उसमें आपको समझेगा ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। तो यहां आ गए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये सारे भी आपके शरीर के लिए जरूरी है। तो फिजिकल फैक्टर मतलब जिसको आप छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, वो हो गया फिजिकल। जो केमिकल है वो आपके शरीर में जरूरी है, आपके बॉडी के लिए जरूरी है, उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। एकदम क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की। ऑटोट्रॉफिक कौन है बेटा? ऑटोट्रॉफिक जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर किनको कहता हूं मैं? प्लांट्स को कहता हूं। ग्रीन प्लांट्स ये मेरे प्रोड्यूसर हैं। और ऑटोट्रॉफिक के सामने क्या आ जाता है? हेटेरोट्रॉफिक, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे का खाते हैं, ठीक है, छीन के खा लेंगे, ये हो गए हेटेरोट्रॉफिक। मैं हेटेरोट्रॉफिक हूं, मैं प्लांट्स खाता हूं, वेजिटेरियन हूं, लेकिन खाता तो प्लांट्स ही हूं ना, रोटी खाता हूं, सब्जी खाता हूं, दाल चावल खाता हूं, हो गया हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। उसके नीचे आ गए एनिमल और डिकम्पोजर। एनिमल में, एनिमल्स को हम कहेंगे कंज्यूमर, उसमें भी आ गया प्राइमरी, अच्छा रुक जाओ, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? मान लो प्लांट है, प्लांट को मैं क्या कहता हूं? प्लांट को मैं प्यार से, मोहब्बत से प्रोड्यूसर कहता हूं। देख लो इधर बाबा, प्रोड्यूसर है। उसको खाने वाला जो है, उसको खाने के लिए जो एनिमल आएगा, फॉर एग्जांपल एक कैटरपिलर है, कैटरपिलर, उसको मैं कहूंगा प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उस कैटरपिलर को खाने के लिए एक लिजर्ड आती है, एक चिपकली आती है, तो उसको मैं कहूंगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और फिर उस चिपकली को खाने के लिए एक ईगल आ जाता है, या फिर कोई बड़ा बर्ड आ जाता है, तो उसको मैं कहूंगा टर्शियरी कंज्यूमर। बात समझ रहे हो मेरी? प्लांट को जिसने खाया वो हो गया प्राइमरी, फिर प्राइमरी को जिसने खाया वो हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी को जिसने खाया वो हो गया टर्शियरी। और एक चीज होती है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा सारे बच्चों का, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स मतलब टॉप। इस फूड चेन में जो भी लास्ट आएगा उसको मैं कहूंगा अपेक्स कंज्यूमर, ठीक है। मान लेते हैं ये जो टर्शियरी कंज्यूमर है, बर्ड, वो लास्ट है, उसके बाद कोई नहीं है, उसके बाद वो बर्ड मर जाएगा। एग्जांपल समझ रहे हो मेरी बात? ईगल लास्ट है तो इसको मैं कहूंगा अपेक्स। या फिर उस ईगल को भी खाने के लिए कोई आ गया, ईगल को एक कुत्ते ने खा लिया एग्जांपल, तो वो कुत्ता 4th पोजीशन पे आएगा, उसको कहेंगे क्वार्टरनरी कंज्यूमर, और वो बन जाएगा एपेक्स। मान लो उस कुत्ते को भी एक लायन ने खा लिया 5वें पोजीशन पे, तो लायन बन जाएगा एपेक्स। तो एपेक्स वो होता है जो सबसे लास्ट आता है, उसको एपेक्स कहते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी? एपेक्स कौन होता है? जो लास्ट आता है। और एपेक्स मरने के बाद उसको, उसके बॉडी को ब्रेक डाउन कौन करेगा? डिकम्पोजर्स। वहां आ जाते हैं डिकम्पोजर, जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंगस। फंगस भी आता है, माइक्रोब्स एंड फंगस, ये दोनों क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। बताओ, चार्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात है? एपेक्स का मतलब समझ में आ गया, जो लास्ट आता है। एपेक्स के बाद कौन आएगा? डिकम्पोजर। एपेक्स मरेगा, उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगस करेंगे। बातें समझ रहे हो? मुद्दा समझ रहे हो? अच्छा, छोटे छोटे कीड़े वगैरह भी होते हैं ना, टर्माइट्स वगैरह, वो भी डिकम्पोजर नहीं आते हैं, बिकॉज मरी हुई बॉडी के अंदर वो कीड़े वगैरह आते हैं, तो वो हो गए डिकम्पोजर एक तरीके से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम क्लियर हो गया? ये चार्ट एग्जाम में आ सकता है, जरूरी है। बस इसी तरीके से अपना लाइव बैच भी है आरएम 5.0। अगर आप अगले साल देख रहे हो ये वन शॉट, तो आरएम 6.0 भी आया होगा तभी, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब के सारे अच्छे अच्छे टीचर, जैसे मैं हूं गैलेक्सी में, शुभम सर हैं, साथ में मिलकर पढ़ा रहे हैं। फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है। इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों केटर किया जाता है। बैच में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हर एक क्लास की, बाद में देख सकते हो। डाउट सॉल्विंग, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एक IVR स्पेशल एक नंबर होता है, जिससे आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मुझसे डाउट है, मुझसे बात करनी है,
तो आप नंबर पे कॉल करो, मैं फोन उठाऊंगा, आपसे बात करूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। अभी मेरे को थोड़ी देर पहले एक बच्चे का कॉल आया था, बहुत ही सिंपल सा डाउट पूछ रहा था, जाने दो, डाउट आउट नहीं बताऊंगा क्या पूछा उसने, बट हाँ छोटी छोटी बातों के लिए भी कॉल करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है जहां पे एमसीक्यूज तो आपको भर भर के दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और सब्जेक्टिव में पेपर आप लिखोगे, उस पेपर को चेक करके आपको वापस भी दिया जाएगा। तो सब्जेक्टिव पेपर भी हो गए, है ना, चैप्टर वाइज पेपर। इजी लर्निंग अपना एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, काफी सारी फ्री चीजें भी अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर अपार्ट फ्रॉम द बैच, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये दोनों नंबर है जिसके ऊपर कॉल करके आप इंक्वायरी आपको करनी है बैच के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो हमारे जो एजुकेशन काउंसलर है वो आपसे बात कर लेंगे। चलिए आगे चलेंगे, खेल को आगे बढ़ाते हैं। पैडी पंढरीनाथ कांबळे, कौन देखता है महाराष्ट्र के हास्य जत्रा, उसमें था ना पैडी, तो पैडी पढ़ के मेरे को वो याद आ गए। पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। पैडी मतलब क्या? चावल, भात, राइस। राइस इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का एक मिडल में भी बनता है, महाराष्ट्र में भी बनता है, मतलब ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में उतना आपको ज्यादा चावल नहीं दिखता है, लेकिन जितना साउथ, मिडल एंड साउथ है वहां पे आपको चावल का खेती ज्यादा दिखता है, बिकॉज इसके लिए रेनफॉल ज्यादा लगता है। तो जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है वहां पर पैडी कल्टीवेशन ज्यादा होता है, ठीक है, बारिश की आवश्यकता होती है पैडी उगाने के लिए। अच्छा, पैडी फील्ड दे आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास हॉपर। कौन अटैक करता है? ग्रास हॉपर, समझते हो? ग्रास हॉपर वो हमारे खेत में आके दाना चुग जाते हैं, मतलब खेत को खराब कर सकते हैं, ठीक है, खेत को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो इनको खाने के लिए खेतों में कौन प्रेजेंट होता है? ध्यान से सुनना। फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पैडी फील्ड टू फीड अपॉन द ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाने के लिए हमारा जो पैडी फील्ड है उसका जो कीचड़ है, कीचड़ के अंदर आपको ये फ्रॉग मिलेंगे, और ये क्या करेंगे? ग्रास हॉपर्स को खाएंगे, ठीक है। इनको भी खाने के लिए कोई आएगा। अब अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। पैडी प्लांट है तो ये आपका प्रोड्यूसर है, इधर लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है, पैडी इज द प्लांट, इट इज द प्रोड्यूसर। फिर ये जो ग्रास हॉपर है इसको मैं प्राइमरी कंज्यूमर कह सकता हूं, फ्रॉग जो है उसको मैं सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकता हूं। अब फ्रॉग को खाने के लिए कौन आएगा? स्नेक्स। स्नेक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर टू फीड अपॉन देयर फेवरेट फूड फ्रॉग। तो ये हो गया तुम्हारा टर्शियरी कंज्यूमर। अगर सांप को खाने के लिए एक ईगल भी आ गया तो वो ईगल क्या हो जाएगा? क्वार्टरनरी, चौथे पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अगर ईगल नहीं आ रहा है, अगर सांप ही लास्ट है, तो इस सांप को मैं क्या कहूंगा? एपेक्स कहूंगा। अगर ईगल आ गया तो ईगल को एपेक्स कहूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, इतना ये पैडी इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया। पैडी है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, ठीक है। अब सवाल उठा, सवाल क्या उठा? इफ द फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ अ सडन, अगर फ्रॉग कम हो गए, फ्रॉग कौन से पोजीशन पे है? सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। इफ द फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस, क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप? मुझे एक बात बताओ, फ्रॉग किसको खाता है? ग्रास हॉपर को। अगर फ्रॉग कम हो गए तो ग्रास हॉपर बढ़ जाएंगे, ग्रास हॉपर बढ़ जाएंगे तो तुम्हारा पैडी नष्ट हो जाएगा। ग्रास हॉपर इतने सारे हो जाएंगे तुम्हारे खेत को खराब कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिंपल बात है। देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द यील्ड ऑफ पैडी क्रॉप। क्यों? यील्ड मतलब क्या? प्रोडक्शन। तुम्हारा पैडी क्रॉप खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ? ग्रास हॉपर बढ़ गए। नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। कौन सा कंज्यूमर कम होगा, कौन सा बढ़ेगा? मुझे बताओ, फ्रॉग को कौन खाता है? सांप खाता है। अगर फ्रॉग कम हो जाएंगे तो सांप भी कम होंगे। सांप को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सांप ग्रास हॉपर नहीं खाता, सांप फ्रॉग खाता है। तो फ्रॉग अगर कम हो जाएंगे, द नंबर ऑफ स्नेक्स विल डिक्लाइन, सांप भी कम हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे बेचारे। अच्छा, और कौन बढ़ेगा? ग्रास हॉपर बढ़ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ ग्रास हॉपर विल इंक्रीज। कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? हिल जाएगा, हिला डाला। द फूड चेन ऑफ दैट इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब्ड एंड इम्बैलेंस, इम्बैलेंस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब्ड एंड इम्बैलेंस्ड। बस यही सवाल था, इतना ही था। आइए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट काय आहे? देखो, जितनी जितनी बातें बता रहा हूं सारी आपके पीवाईक्यू में पूछी गई हैं। एनवायरमेंट का डेफिनेशन पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिए। एनवायरमेंट क्या होता है? आपके आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ एनवायरमेंट है। हाँ, मुझे बताओ, द सराउंडिंग वेयर ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिव। सराउंडिंग मतलब आपके आसपास की जगह जहां सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसी को एनवायरमेंट कहते हैं। मुझे बताओ, यहां पर
डुक्कर, टाइगर, गोट, चिकन, गाय, लायन, कुत्ता, सब दिख रहा है आपको, प्लांट्स भी दिख रहे हैं। तो आपके आसपास की जगह, सराउंडिंग, जहां पे सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट में क्या क्या होगा बताओ? ऑल द फिजिकल, फिजिकल मतलब जिसको आप छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। अच्छा, इसके अलावा ऑल द केमिकल्स, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में जरूरी है। फिर ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर that affect living organisms and they are collectively called as the environment. शायद नहीं समझा। सारे फिजिकल फैक्टर्स जिनको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, सारे केमिकल फैक्टर्स जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स, सारे बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तीनों मिलकर मुझे बताओ, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। क्या मैं फिजिकल फैक्टर से अफेक्ट होता हूं? क्या मैं सनलाइट से अफेक्ट होता हूं? धूप में घूमूंगा, डार्क हो जाएगी मेरी स्किन, है ना? क्या बोलते हैं, टैनिंग हो जाएगी, बराबर है। क्या केमिकल फैक्टर्स मेरे लिए जरूरी है? खाना मेरे लिए जरूरी है? क्या ऑक्सीजन अंदर लेना मेरे लिए जरूरी है? CO2 बाहर छोड़ना जरूरी है? हाँ। क्या दूसरे एनिमल्स से मैं अफेक्ट होता हूं? दूसरे प्लांट्स से मैं अफेक्ट होता हूं? तो ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द एनवायरमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 मार्क के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। कितने प्रकार का होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है फॉर 2 मार्क्स। 2 मेन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट होते हैं। एक होता है नेचुरल एनवायरमेंट, जो नेचर है, जो कुदरत है, जो पहले से प्रेजेंट है, और एक होता है आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, जो हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया हुआ है, मैन मेड है, ठीक है। जंगल, ओशन, समुद्र बड़े बड़े, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, ये सारे हो गए नेचुरल। ग्रासलैंड मतलब जहां पे बड़े बड़े ग्रासेज होते हैं, ग्रास समझते हो ना, घास, इतने इतने घुटने तक आने वाले ग्रासेज होते हैं बड़े बड़े, उनको ग्रासलैंड्स कहते हैं। फिर शहर है, टाउन है, गांव है, रास्ते हैं, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो जो कंस्ट्रक्शन होता है, रास्ते वगैरह बनते हैं, ब्रिज बनता है, एग्रीकल्चरल लैंड जहां पे खेती होती है, एंड अदर ह्यूमन बिल्ट स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे हो गए आपके आर्टिफिशियल मैन मेड एनवायरमेंट। 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, याद रखना ये बात। अब मुझे बताओ, एनवायरमेंट में बेसिकली कितने फैक्टर हैं? वही 2 फैक्टर, परत परत, तेज तेज, वही 2 फैक्टर। कौन से? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर प्रेजेंट है जो लिविंग है, एल लावलं तर चालेल, लिविंग, लिविंग का एल लगा रहा हूं, ठीक है। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। इन्हीं से बनता है आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। जहां पे बायोटिक फैक्टर में लिविंग हो गए, एबायोटिक के अंदर आपके फिजिकल और केमिकल फैक्टर आ गए, है ना। डेफिनेशन में याद करो, एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। बहुत सारी अलग अलग इकोसिस्टम होती हैं, जैसे कि एक माउंटेन इकोसिस्टम हो गई, एक टुंड्रा इकोसिस्टम हो गई, फिर एक डेजर्ट इकोसिस्टम हो जाएगा, फिर एक और एक इसको टुंड्रा कहते हैं बाय द वे। माउंटेन तो माउंटेन वाली इकोसिस्टम अलग होती है, और टुंड्रा मतलब जो ठंडी वाली इकोसिस्टम होती है उसको टुंड्रा कहते हैं। टुंड्रा, टुंड्रा रीजन सुना होगा ना आपने, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, टुंड्रा इकोसिस्टम। तो ऐसी अलग 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 इकोसिस्टम आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट बात, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। देखो, शब्द का मतलब समझो, इको मतलब क्या? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, और लोगी, लोगी नहीं रे बेटा, लॉजी, लॉजी मतलब क्या? स्टडी। बताओ, अब पढ़ो फिर से। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, उसको कहते हैं इकोलॉजी। इकोसिस्टम का स्टडी, इकोलॉजी, एकदम सिंपल। अच्छा, और अगर मुझे, अच्छा इकोसिस्टम क्या होता है बताओ? इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग, एल, एंड नॉन लिविंग एंड देयर इंटरैक्शंस। तो हमें एक्चुअली स्टडी किसका करना है? हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हमें नॉन लिविंग फैक्टर्स का, एबायोटिक फैक्टर्स का, और उनके बीच में होने वाले इंटरैक्शंस, इसको स्टडी करना है, इकोसिस्टम को स्टडी करना है। तो ये इंटरैक्शंस को स्टडी करने के लिए मुझे एक बात बताओ, इकोसिस्टम क्या होती है? इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। तो ये इंटरैक्शन को स्टडी करने का सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होगा? इकोसिस्टम। मतलब एक कोई छोटी सी इकोसिस्टम ले लूंगा, फॉर एग्जांपल यहां पे एक छोटा पॉन्ड आपको दिख रहा है, पॉन्ड या फिर एक लेक बोलो, ठीक, लेक तो नहीं है, पॉन्ड है।
तो इस पॉन्ड को स्टडी करूंगा, उसके पानी में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मछलियां रहती हैं, फिर वो मछली खाने के लिए उधर बेर आता है। अच्छा, मछलियां क्या खाती हैं? एक्वेटिक प्लांट्स खाते हैं। फिर वहां पे दूसरे एनिमल्स हैं जो पानी पीने के लिए आते हैं। ऊपर आपको एक छोटा सा बर्ड बैठा हुआ दिख रहा है झाड़ के ऊपर, जो नीचे रैबिट का शिकार कर सकता है। तो एक छोटी सी इकोसिस्टम लेकर मैं इकोलॉजी कर सकता हूं, इकोसिस्टम की स्टडी कर सकता हूं। ठीक है, सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे आपके शरीर का एक बेसिक यूनिट होता है सेल। सेल का स्टडी करोगे तो आपको तुम्हारे ऑर्गेनिज्म किस तरीके से काम करता है समझ में आ जाएगा। उसी तरह से इकोसिस्टम, एक छोटी सी इकोसिस्टम का स्टडी करेंगे तो हमें ओवरऑल इंटरैक्शंस समझ में आ जाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के। ठीक है, ज्यादा इसमें और घुसने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपके एनवायरनमेंट में एक बैलेंस भी मेंटेन करना है। मुझे बताओ, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लिया और फूड बनाया, फिर उस फूड को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, फिर टर्शरी कंज्यूमर ने खाया, फिर वो टर्शरी कंज्यूमर मरने के बाद उसके अंदर का कार्बन धीरे धीरे वापस भी जाना चाहिए, है ना। तो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए बहुत सारी नेचुरल साइकिल्स हैं जो चलती हैं। आपने 9th में पढ़ा है बायो जियो केमिकल साइकिल, है ना। तो उसमें ही वाटर साइकिल हो गई, कार्बन की साइकिल हो गई, गैसियस साइकिल लाइक नाइट्रोजन की साइकिल, ऑक्सीजन की साइकिल। तो ये सारी साइकिल्स चलती हैं, इनके वजह से एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इकोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी करने का बेसिक यूनिट क्या है? इकोसिस्टम। ठीक है, एक छोटी सी इकोसिस्टम लेके हम स्टडी करते हैं। चलिए अब आते हैं एक आखिरी छोटे से मुद्दे पे, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानों का जीवन, इट इज टोटली इंपॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। बिना नेचर के इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। Hence, it is the basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing the balance. नेचर को बचा के रखना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ये हम समझते हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपको बात बताऊं, इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज। लीज मतलब क्या? भाड़े पे मिला है, भाड़े पे, भाड़े पे मिला है ये अर्थ हमें फ्रॉम फ्यूचर जनरेशंस, from our future generation and not as ancestral property from our ancestor। बाप दादा का जमीन नहीं है, बाप दादा का जागीर नहीं है कि जैसा चाहिए वैसा इस्तेमाल किया, कुछ भी कर दिया। फ्यूचर जनरेशंस जो हमारे बाद आने वाले हैं, हमारे 100 साल बाद आएंगे, हमारे 1000 साल बाद आएंगे, वो लोग भी इस धरती पे रहने वाले हैं ना, उनको भी वही चीजें लगेंगी, वही पानी लगेगा, वही हवा लगेगी, वही प्लांट्स लगेंगे जिंदा रहने के लिए। लेकिन हम सब नष्ट कर देंगे तो आगे आने वाले लोग, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, ये हमें भाड़े पे मिली है फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे बाद आने वाले हैं। हमारे बाप का जमीन, बाप दादा का जागीर नहीं है। यही बात है, ये सिंपल बात समझ में आई। हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट। कंजर्व मतलब बचा के रखो, फॉर हमारे लिए। ऑफ कोर्स क्या लिखा है पढ़ो, वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवरसेल्व्स, हमारे लिए भी बचाओ, एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखो। यही करना है। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन एंड नॉट एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम एंसेस्टर। इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो बस ये आपके एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इतना बात एकदम क्लियर हो गया, बात एकदम क्लियर हो गया। विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है? 2 फैक्टर होते हैं। ये भी आपके एक्सरसाइज में पूछा गया, एग्जाम में भी पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। कौन से फैक्टर से एनवायरमेंट अफेक्ट होती है? एक होते हैं नेचुरल फैक्टर। कौन से होते हैं? अच्छा, एक होते हैं मैन मेड फैक्टर, जो हमारे वजह से हो रहा है। तो नेचुरल में आ गया, मुझे बताओ, एक अर्थक्वेक, भूकंप आया, उसके वजह से भी बहुत सारा नुकसान होता है। क्या नेचर अफेक्ट होता है? क्या एनवायरमेंट अफेक्ट होता है? हाँ होता है। फ्लड आ गया, फ्लडिंग से बहुत सारे फॉरेस्ट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे, इंसानों की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे एनिमल्स, दूसरे प्लांट्स की बात कर रहा हूं। क्या वो लोग मर जाते हैं? हाँ। क्या वो लोग अफेक्ट होते हैं? हाँ होते हैं। सुनामी आने से क्या नेचर अफेक्ट होगा? क्या एनवायरमेंट अफेक्ट होगा? हाँ होगा। वॉल्केनोज फटने से, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, एनिमल्स मर गए, प्लांट्स मर गए। तो ये नेचुरल फैक्टर हैं जिससे हमारा एनवायरमेंट अफेक्ट होता है। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है। ठीक है, एंड उसी तरह से मैनमेड फैक्टर की बात करूं,
हमारे वजह से क्या क्या हो रहा है। एक तो हम जंगल काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं मतलब वहां पे रहने वाले एनिमल्स के लिए घर नहीं बचेगा, उनका हैबिटेट था, उनका घर था, हमने काट दिया, नष्ट कर दिया। फिशिंग, ज्यादा से ज्यादा फिशिंग कर रहे हैं, तो मुझे बताओ इतनी सारी मछलियां हम ले लेंगे, ठीक है, हमने मछलियां पकड़ ली, तो समुद्र में रहने वाले दूसरे एनिमल्स क्या खाएंगे, उनका खाना हम छीन रहे हैं। तो समुद्र की या उस पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम का संतुलन हम खराब कर रहे हैं, इंबैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। शिकार कर रहे हैं हम। पोचिंग, पोचिंग मतलब क्या, एनिमल्स को मारा जाता है उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, मतलब जैसे ये राइनो आपको दिख रहा है, इसका जो सींग है, सींग के लिए ब्लैक मार्केट में बिकता है ना, राइनो का हॉर्न, हॉर्न बोलते हैं ना इसको, राइनो का हॉर्न ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। एलिफेंट का टस्क होता है, आइवरी जिसको कहते हैं, एलिफेंट टस्क, उसके लिए एलिफेंट्स का शिकार किया जाता है। टाइगर्स का शिकार किया जाता है उसके स्किन के लिए, बड़े बड़े आपने देखा होगा ना महलों में वगैरह, टाइगर का स्किन बिछाया जाता है गालीचे की तरह, कारपेट की तरह। तो एनिमल्स को उनके बॉडी पार्ट्स के लिए मारा जाता है, उसको पोचिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आग लग जाना, ये भी एक तरीके से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई मान लो, या फिर हमारे वजह से जंगल में आग लग गई, तो ये भी एक तुम्हारा मैनमेड प्रॉब्लम हो गया, है ना। व्हीकल्स, पॉल्यूशन जो होता है व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन होता है, तो ये सारे हो गए मैनमेड फैक्टर जो हमारे एनवायरनमेंट को नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। चलो, इतनी सारी बातें एकदम क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो इस तरीके का दृश्य आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, भले वो समुद्र का किनारा हो, रास्ता हो, आपके आसपास की जगह हो, कूड़ा पड़ा हुआ आपने देखा ही होगा, शायद आपने उसके अंदर कूड़ा डाला भी होगा। पोल्यूशन आपने देखा है, सुना है, इस तरीके का पोल्यूशन जो होता है, धुआं धुआं दिखता है, ये ज्यादातर बड़े शहर में जैसे मुंबई हो गया, जहां पर व्हीकल्स ज्यादा है, जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, दिल्ली हो गया, वहां पर आपको देखने मिलेगा। हमने फैलाया हुआ है, हमारी वजह से हुआ है। वोल्केनिक इरप्शन, जब एक ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से भी बहुत सारा धुआं, राख, ऐश, स्मोक, ये सारी चीजें बाहर आती हैं, इसके वजह से भी पोल्यूशन होता है। जंगल जल जाना, फॉरेस्ट फायर, ये नेचुरली भी हो सकती है बिजली कड़कने की वजह से, या फिर हमारे वजह से भी हो सकती है, इंसानों की वजह से। कुछ लोग वहां पर कैंपिंग के लिए गए, वो क्या बोलते हैं, कैंप फायर लगाया, उसमें से आग निकली, जला दिया जंगल, ऐसा भी हुआ है काफी बार। तो ये इंसानों की वजह से भी होता है, और ऑफ कोर्स आपका नेचर नष्ट होने वाला है इसके वजह से। फिर फ्लडिंग, सुनामी आना, ये सुनामी का दृश्य है, जापान में जो सुनामी आई थी ना, उसका ये फोटो है। ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। तो मुझे बताओ, नेचुरल प्रॉब्लम्स भी हैं और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब मैनमेड प्रॉब्लम्स। तो आज के समय में देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब क्या, बचाना। हमने जितना खराब किया किया, अभी जितना बचा हुआ है उसको बचा के रखो, इसको कहते हैं कंजर्वेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोटेक्ट करो। एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अरीजन, बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम खड़े हुए हैं, ठीक है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। नेचुरल चीजों के वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं और आर्टिफिशियल फैक्टर के भी वजह से होते हैं। और ये आर्टिफिशियल फैक्टर कौन से हैं? मैनमेड फैक्टर। अच्छा, सबसे गंदी चीज इंसानों ने क्या की है? पोल्यूशन किया, हवा का प्रदूषण किया, पानी का प्रदूषण किया है, सॉइल का किया है, समुद्र का किया हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉइज पोल्यूशन अलग चीज है। तो आर्टिफिशियल फैक्टर में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम पोल्यूशन का है, बराबर है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेन आर्टिफिशियल फैक्टर जो हमारे वजह से हुआ है, बराबर है। इसके वजह से एनवायरमेंट खराब हो रहा है एंड उसको अब बचाने की जरूरत है, कंजर्वेशन करने की जरूरत है, ठीक है। पोल्यूशन का डेफिनेशन एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है, जरूरी है। जनरली कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड इट्स पोल्यूशन। कंटामिनेशन मतलब क्या? गंदा कर देना, गंदा कर देना, किसी भी चीज को गंदा करना, कंटामिनेट करना, मतलब उसका पोल्यूशन कर देना, ठीक है। अननेसेसरी, डेफिनेशन देखो एक मार्क के लिए आएगी। अननेसेसरी मतलब क्या? जिसकी जरूरत नहीं थी। अनएक्सेप्टेबल, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इतना गंदा कर दिया कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये हो गया आपका 1 मार्क का डेफिनेशन। दिखाई दे रहा है आपको सभी को? जरूरी है, इसको याद करना है। देखो जितनी जितनी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है वो सारी आपको बताते हुए चल रहा हूं। जैसे इकोसिस्टम का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, एनवायरमेंट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, इकोलॉजी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे भी जो जो आएगा इंपॉर्टेंट वो आपको बताते चलूंगा, और लास्ट में सारे पीवाईक्यूज भी हम देखने वाले हैं, सारे के सारे आपको दूंगा मैं, ठीक है, सॉल्व करा दूंगा लाइव इधर ही वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन
या फिर एनवायरमेंटल डैमेज किस वजह से हो रहा है? एक तो हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लोग इतने बढ़ चुके हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स इतनी बढ़ चुकी हैं, लोगों को घर चाहिए रहने के लिए, लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए, जंगल काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करके वहां पे बिल्डिंग बनती है, वहां पे खेत बनते हैं, तब जाके खाना पहुंच पाता है लोगों तक, तब जाके रहने के लिए जगह मिलती है। जितने ज्यादा लोग हैं उतनी ज्यादा रिसोर्सेज का खपत है, रिसोर्सेज का यूज होता है। एंड लोग हैं तो गाड़ियां भी हैं, गाड़ियां हैं तो पोल्यूशन भी है, लोगों की जरूरतों के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज हैं, वहां से भी पोल्यूशन होता है। तो जितना आबादी बढ़ती है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, उतना ही पोल्यूशन भी बढ़ता है। ये बात आप समझ के चलिएगा, ठीक है। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी किसके लिए किया जा रहा है? लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज को फटाफट खड़ा किया जाता है, ठीक है, और वहां से होता है पोल्यूशन। फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज इनडिस्क्रिमिनेट मतलब क्या? बिना किसी रोक टोक इस्तेमाल करते जाओ, अपने बाप का माल है वापरते जाओ, ऐसी बात हो गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना, रहने के लिए घर बनाने पड़ेंगे, जगह चाहिए, खाने के लिए खेत, फार्मिंग के लिए खेत लगेंगे तो जगह चाहिए, तो जंगल काट के वो जगह बनने वाली है, बराबर है। अर्बन एरिया क्या होता है? एक सिटी, एक शहर, वहां पर बिना किसी प्लानिंग के जो छोटे 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 बहुत सारे घर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग एक ही छोटी सी जगह में, छोटे से एरिया में रहना स्टार्ट कर देते हैं, इसको अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। और वहां पर कचरा फेंकने के लिए या टॉयलेट का जो पानी आ रहा है, गंदा पानी वगैरह जो जा रहा है, सीवेज जिसको हम कहते हैं, उन चीजों को जाने के लिए गटर वगैरह या प्लम्बिंग कहो या वेस्ट मैनेजमेंट कहो, वो चीजें वहां पे प्रॉपर नहीं होती, एंड उसके वजह से बीमारियां भी बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। तो वहां रहने की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स पोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन लोगों की भी गलती नहीं है, एक तरीके से मजबूरी है, प्रॉब्लम है, समझते हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, शहर में रहना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो ऑप्शन नहीं होता बहुत लोगों के पास। बट एनीवे, इसके वजह से भी पोल्यूशन होता है, राइट। सो पोल्यूशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है। पहली बात, ब्रॉड मतलब क्या है? बड़ा कंसेप्ट है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन आ गया, वाटर पोल्यूशन आ गया, साउंड पोल्यूशन आ गया, सॉइल पोल्यूशन आ गया। सो इट इज अ बिग कंसेप्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस लाइक एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, दे अकर अराउंड अस, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन मतलब क्या है? जो इंडस्ट्रीज का पानी वगैरह होता है ना, गरम गरम पानी भी होता है, इंडस्ट्रीज में से आने वाला गंदा पानी गर्म भी होता है, तो वो वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, तो वहां पर पानी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाता है, उसको थर्मल पॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। एंड लाइट पॉल्यूशन आप जानते हो, अगर सिटी की बात करें तो 24 घंटे, रात हो दिन हो, लाइट्स बहुत सारी चलती रहती हैं, तो उसके वजह से भी लाइट पॉल्यूशन होता है, इसी को लाइट पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेट adverse effect of all these is on the existence of all the living organism, and out of this environmental conservation has become the need of the hour। तो इस सारे pollution के वजह से क्या हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एडवर्स इफेक्ट, बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, हम अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, हम हमारे नेचर को खराब कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस एनवायरमेंट कंजर्वेशन हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ये हम सब समझते हैं, ठीक है। चलिए, फिर एक और चीज है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, लेकिन थोड़ा सा ये जो रेडियो एक्टिव शब्द है ये यहां पे थोड़ा सा गलत इस्तेमाल हुआ है, इसको रेडिएशन पॉल्यूशन कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन अकर ड्यू टू 2 रीजंस, एक होते हैं नेचुरल रीजन और एक होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। पहले नेचुरल की बात करूंगा। मुझे बताओ, सन से जो हमें लाइट आती है, सन के जो रेज आते हैं, सनलाइट, उसमें क्या क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है 6.8%, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, हमारे लिए हार्मफुल है। ओजोन लेयर आपने सुना है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर एक ओजोन लेयर होता है, ओजोन, ये क्या क्या करता है? यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करता है। अगर ये यूवी हम तक पहुंचा तो हमारी स्किन डैमेज होगी, हमारा डीएनए डैमेज होगा, कैंसर हो सकता है, बर्न हो सकती है स्किन हमारी, ठीक है। सनबर्न जिसको कहते हैं यूवी रेडिएशन की वजह से, इट इज वेरी हार्मफुल। दूसरा 54.3% होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। बेसिकली सिंपल भाषा में बताऊंगा, इंफ्रारेड मतलब हीट, जो हम गर्मी फील करते हैं ना, वो होती है इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। एंड 38.9% होती है विजिबल लाइट। तो ये विजिबल लाइट क्या है? पहले तो आपको बता दूं विजिबल लाइट का मतलब क्या। आपने विबग्योर सुना है? विबग्योर, रेनबो के जो कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होती है विजिबल लाइट।
और इसकी जो रेंज होती है वो भी आपको बता दूं, ये जो वायलेट, ब्लू वायलेट है ना, ये होती है करीब करीब 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ होती है। आप ये आगे पढ़ोगे, आपका जो साइंस 1 में चैप्टर है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें आप पढ़ोगे वेवलेंथ वगैरह के बारे में, मैं ही बताऊंगा आपको आगे। लेकिन इतना समझ लो कि 400 नैनोमीटर से विजिबल स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है, एंड ये जो रेड है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ तक चलता है। तो इतनी ही लाइट है, यही रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर जो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो यूवी रेडिएशन है वो दिखाई नहीं देता, इंफ्रारेड है जो दिखाई नहीं देता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, यूवी और इंफ्रारेड इनके वजह से होता है नेचुरल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, लेकिन उसको रेडियो एक्टिव नहीं कहूंगा मैं, रेडिएशन है ये। रेडियो एक्टिविटी अलग चीज है, और ये जो रेडिएशन सनलाइट से आ रहा है ये अलग चीज है। तो इसको मैं रेडिएशन पॉल्यूशन कह सकता हूं, रेडिएशन पॉल्यूशन, लेकिन इसको मैं रेडियो एक्टिव नहीं कहूंगा। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है आगे बताता हूं आपको। चलो, ये नेचुरल हो गया। अब आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल में आ गया रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट, ये हो गया रेडियो एक्टिव। इसको मैं कहूंगा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या, जो एटम्स अनस्टेबल होते हैं, यूरेनियम का एग्जांपल ले लो, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, दे अंडरगो ब्रेकडाउन, और इनमें से जो रेडिएशन निकलते हैं अल्फा बीटा गामा, इनको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अनस्टेबल एटम्स के टूटने से, यूरेनियम का एटम टूटने से उसमें से अल्फा बीटा गामा ये जो रेडिएशंस निकलते हैं ये होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। तो रेडिएशंस फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट, जहां पर न्यूक्लियर फिजन किया जाता है, यूरेनियम को यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वहां से जो रेडिएशन आते हैं वो रेडियो एक्टिविटी में आ गए। फिर एक्सरे, ये भी रेडियो एक्टिव नहीं कहूंगा इसको मैं रेडिएशन पॉल्यूशन कहूंगा, रेडिएशन पॉल्यूशन, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट से आ रहा है, या फिर एटम बॉम्ब फोड़ने से जो रेडिएशन फैलेगा वो हो गया रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। एटम बॉम्ब की बात कर रहा हूं मैं, या फिर एक एटॉमिक एनर्जी प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा हूं, वहां से जो लीक वगैरह अगर हुआ तो वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। बातें समझ में आई? दो बातें समझ में आई, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ और एग्जाम्पल बताना चाहूंगा मैं। शर्नोबिल नाम की एक जगह है जो अभी का जो यूक्रेन पड़ता है, वहां पर ये जगह है शर्नोबिल। वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहां पर 1986 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट कंफर्म इट, एक बार गूगल कर लेना चाहिए। तो 1986 के आसपास की बात है, वहां का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो फट गया था, ठीक। यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है, फोटो में देख रहे हो आप, रिएक्टर फटने से पूरा बिल्डिंग नष्ट हो गया वो, और वहां से जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो सारा का सारा आसपास में स्प्रेड हो गया। इतना दूर तक स्प्रेड हो गया, यूरोप तक गया था, ठीक है। यूरोप के आगे 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 हवा के साथ बहते 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 कितना कितना आगे तक चला गया था, और रेडियो एक्टिविटी इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई थी, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट धीरे 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 करके, इमीडिएटली तो इतने सारे लोग नहीं मरे, लेकिन धीरे 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 करके ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा लोग मरे थे बिकॉज ऑफ दिस। धीरे धीरे रेडिएशन के वजह से, वो रेडिएशन आपके अंदर आ जाता है, आपके डीएनए को डैमेज करेगा, धीरे 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 आपको कैंसर होगा, एंड तड़प 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 के आप मरोगे। तो ऐसे धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1 लाख से ज्यादा लोग मरे थे बिकॉज ऑफ दिस डिजास्टर, ऐसा माना जाता है शर्नोबिल, ठीक है। उस समय का सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, आज का जो यूक्रेन है वहां पर ये जगह पड़ती है। आज भी वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, वो पूरा एरिया, वहां पर कोई भी रहता नहीं है, एंड ऐसा माना जाता है कि अगले 50,000 साल तक वो एरिया अनइनहैबिटेबल रहेगा, मतलब वहां लोग रह नहीं सकते, इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी वहां पर रहने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात? विंड स्केल ये पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में, ये 1950s की बात है। दुनिया का सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला रेडियो एक्टिव डिजास्टर था ये, या फिर न्यूक्लियर डिजास्टर आप कह सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं था, लेकिन तब से लोगों को घबराहट होने लगी कि बाबा ऐसा अगर कुछ हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो पूरा शहर खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती है। तो ये डर लोगों को
समझ में आया विंड स्केल की वजह से, यूके में हुआ था, ठीक है। फिर एक एग्जांपल है 3 माइल आइलैंड, ये कहां पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है, ठीक है। यहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर का मेल्ट डाउन हुआ था और उसके वजह से रेडिएशन लीक हुआ था। तो दीज आर द मेजर मिसहैप्स, मिसहैप्स मतलब एक्सीडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। इसके अलावा एक और एक्सीडेंट की बात करूंगा, जो जापान में सुनामी आई थी, सुनामी के वजह से फुकुशिमा, फुकुशिमा नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पर हुआ था मेल्ट डाउन और बहुत सारा रेडिएशन वहां से लीक हुआ था। आज भी वो जगह रेडियो एक्टिव है, वो पूरा शहर, वो पूरा एरिया, आज भी वहां पर लोग नहीं रह सकते और अगले हजारों सालों तक लोग वहां पे नहीं रह पाएंगे बिकॉज ऑफ द रेडिएशन लेवल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रेडिएशन क्या करता है, आपके डीएनए को डैमेज करेगा। इमीडिएटली अगर बहुत सारा रेडिएशन आ गया तो आपका तुरंत 1-2 हफ्ते में मौत हो जाएगी आपकी, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा रेडिएशन आपके अंदर चला जाए, धीरे धीरे आपका डीएनए डैमेज होगा होगा होगा, आपको कैंसर हो जाएगा एंड कैंसर से आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के इफेक्ट्स क्या है, ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था मार्च 2020 में। देखो क्या है, कैंसरस अल्सरेशन मतलब क्या, धीरे धीरे मैंने बताया स्किन कैंसर डेवलप हो जाएगा ड्यू टू हाई एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कैंसर डेवलप हो सकता है, कैंसरस अल्सरेशन हो सकता है ड्यू टू हाई एक्सपोजर टू रेडिएशन। दूसरी बात, टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड। अगर आप बहुत ज्यादा रेडिएशन आपके ऊपर आया तो सीधा सीधा आपका स्किन जल जाएगा, आपके जो टिश्यूज हैं सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे करके। आपको ये आदमी दिख रहा है कैसे उसका पूरा स्किन डैमेज हो गया है रेडिएशन की वजह से। ये एक टीवी सीरीज बनी है शर्नोबिल नाम की, उसमें पूरा स्टार्ट टू एंड दिखाया है किस तरीके से वहां पे डिजास्टर हुआ, वो रिएक्टर कैसे फटा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या 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 किया उसको कंट्रोल करने के लिए। पहले तो लोगों को बताया भी नहीं कि क्या हुआ है और कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है, कितने लोग मरने वाले हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये सब कुछ छुपाया गया था, सारी बातें दबा दी गई थी। फिर धीरे 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 सब कुछ बाहर आया एंड ये वो आदमी था। देखो जब रिएक्टर फटा, आग लगी, तो आग बुझाने के लिए कौन आएगा, अग्निशमन दल आएगा, फायर फाइटर्स आएंगे। तो ये वो एक फायर फाइटर था जो बेचारा आग बुझा रहा था, लेकिन कौन सी आग बुझा रहा था, रेडियो एक्टिव आग बुझा रहा था, बुझ ही नहीं रही थी, ठीक है, पानी से नहीं बुझने वाली वो आग। एंड बिकॉज ऑफ द रेडिएशन उसका पूरा बॉडी गल जाता है, पूरे सारे टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जेनेटिक चेंजेस, मैंने बताया रेडिएशन आपके डीएनए को डैमेज करेगा, जेनेटिक चेंजेस होंगे, आपके अंदर भी होंगे, आपके आने वाले जनरेशन, आपका बच्चा, उसका बच्चा, ये सारे उनके अंदर भी दिखेंगे। ऐसा माना जाता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ड्रॉप किया गया था, उसके वजह से आज भी वहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर जेनेटिक चेंजेस दिखते हैं, डिफेक्ट्स बॉडी में दिखते हैं बिकॉज ऑफ दोज बॉम्ब्स जो आज से कितने हो गए, 1945 की बात है ना, 80 साल पहले, 80 साल पहले बॉम्ब डाले गए थे, उनका इफेक्ट आज भी दिखता है, ठीक है। जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं एंड लास्टली विजन इज ऑल्सो अफेक्टेड। टिश्यूज डैमेज होता है रेडिएशन से, तो आपकी आंखें जो हैं उसके अंदर भी रेटिना है, तो रेटिना डैमेज हो जाएगा उस रेडिएशन की वजह से, अंधे हो जाओगे आप, पूरा आपका विजन चला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हो गया रेडिएशन के इफेक्ट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है तो इसको अच्छे से करना। पॉइंट नंबर 1 क्या बताया मैंने, बताओ, मैं खुद भूल गया, पॉइंट नंबर 1 क्या था, कैंसर हो जाएगा, दूसरा टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, तीसरा जेनेटिक चेंजेस दिखते हैं और चौथा विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। कैंसर, टिश्यू डैमेज, विजन इज अफेक्टेड, जेनेटिक चेंजेस, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, व्हाट इज द नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। हमने नेचर को नष्ट किया, तबाह किया, बहुत हद तक खराब कर दिया, ठीक है, तो अब उसको बचाने की जरूरत है। हाँ, देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या, बचाओ। जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोरेंट है, जिनको पता ही नहीं है, पता है पॉल्यूशन हो रहा है लेकिन उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये नहीं पता। बहुत लोगों को बताना जरूरी है, ठीक है। इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम्स अ इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा एंड एक पब्लिक मूवमेंट, सारे लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तब जाके आप नेचर को बचा पाओगे, कंजर्व कर पाओगे। आपको स्कूल्स में तो पढ़ाया ही जाता है, स्कूल्स में बताया जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको सीरियसली नहीं लेते। झाड़े लावा झाड़े जगवा बोलते हैं ना, प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगा आपका, काटो और जंगल, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे, मास्क लगा के घूमो ऑक्सीजन का,
टैंक लेके घूमो। फॉर दिस पर्पस, एनवायरमेंट को बचाने के लिए वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एनवायरमेंट की तरफ, अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरमेंट, है ना, नेचर की तरफ प्यार आपका होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए चीजों के बारे में। मैं बहुत बार अपने आप को पूछता हूं कि मैं पढ़ा तो रहा हूं ये चैप्टर, लेकिन अपने पर्सनल लेवल पे मैं क्या ही कर सकता हूं। आई कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेदर देन यूजिंग, या तो एक बड़ी सी कार में मैं अकेला बैठ के जा रहा हूं, या तो एक ओला उबर कर लिया, या तो एक बस में चला गया मैं जहां पे बहुत सारे लोग साथ में जा रहे हैं, या तो ट्रेन में चला गया जहां बहुत सारे लोग साथ में जा रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा पोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा तो कम होगा। दूसरा, रास्ते पे कचरा प्लीज मत फेंको, जितना हो सके डस्टबिन ढूंढो, डस्टबिन नहीं मिला कोई बात नहीं, जेब में रख दो, बैग में रख दो, जहां मिलेगा वहां डाल देना। रास्ते पे कचरा डालना अगर हम कम करते हैं तो बहुत हद तक आपका एनवायरनमेंट आप साफ रख सकते हो। हालांकि वो सारा कचरा अल्टीमेटली एक डंपिंग ग्राउंड में जाने वाला है एंड वहां पर पॉल्यूशन होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपके आसपास का एरिया तो आप साफ रख सकते हो, उतना तो कर सकते हैं। बस यही चीज है। और अगर आपको दिख रहा है लोग ज्यादा, कोई आपको दिख रहा है रास्ते पे कोई रैपर वापर फेंक रहा है, उसको हम कतराते हैं, बहुत बार हेजिटेट करते हैं बोलने से कि अरे मत डालो। गाड़ी वाड़ी में से भी लोग बॉटल फेंक देते हैं, ट्रेन में से भी, बस में से सीधा बॉटल वगैरह पानी वानी का बॉटल था डाल दिया रास्ते पे, कुछ चिप्स खाया रैपर खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन अगर हम सब अपने अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज लाएं, और अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें दिखे और हम बता दे के उधर ही डस्टबिन है, डस्टबिन में डाल दो, या मेरे को दे दो, मैं मेरे पिशवी में रखता हूं, मैं डस्टबिन में डाल दूंगा, तो एक दो स्मॉल चेंजेस विल मेक अ बिग डिफरेंस आफ्टर अ पॉइंट। ठीक है, यही बात है। ऑल दीज वैल्यूज, पॉजिटिव एटीट्यूड, अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, नॉलेज, ऑल दीज शुड बी इनकल्केटेड अमंग द चिल्ड्रन सिंस द चाइल्डहुड। बचपन से बताया जाएगा तब जाके वो इफेक्ट आएगा ना। बड़े होने के बाद लोग सुनते नहीं है। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, जैसा हम उन्हें सिखाएंगे वैसा ही वो फॉलो करेंगे। यही बात है ना। दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशंस मोर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। आगे आने वाली जनरेशन ज्यादा अवेयर होगी, बस यही बात है। टुडे ऑल द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप मतलब एकदम जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरोपियन कंट्रीज, वो डेवलप्ड है। हमारा इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। एंड फिर बहुत सारे अफ्रीकन छोटे छोटे कंट्रीज हैं विच आर अंडर डेवलप्ड। ठीक है, बट सारी कंट्रीज ने, ऑल ऑफ देम हैव एक्सेप्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, सबको पता है एनवायरमेंट का हमने क्या हालत करके रखा हुआ है। ठीक है, देयर efforts are in that direction, environment को बचाने की तरफ। They have defined future plans about environmental protection and have constituted the necessary laws। उनका जो भी constitution होता है वहां पर rules and regulations and laws बनाए गए हैं environment के लिए, environment को बचाने के लिए। यही बातें हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। जैसे 1972 में स्टॉकहोम नाम का एक जगह है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे बहुत सारे कंट्रीज इकट्ठा आके, ठीक है, एक प्रोग्राम डेवलप हुआ था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप, एस्टैब्लिश हुआ था 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और उसके बाद इंडिया में भी एक सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग एंड इंडक्टिंग वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सिंस 1985। ठीक है, तो इंडिया में भी एक एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लान करते हैं। इंडक्ट मतलब क्या, प्लान करना और बाद में उसको सक्सेसफुली कर पाना। इंडक्ट मतलब कंडक्ट करना उस पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, दे प्लान एंड इंडक्ट वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक, लोगों को बताना, समझाना, है ना। अलग अलग बैनर्स वगैरह होते हैं, अलग अलग स्लोगन्स आते हैं, मोर्चा वगैरह होता है, स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं। स्कूल्स के बच्चों को भी, आपने कभी स्कूल में किया होगा ना, ऐसा पुट्ठे पे लिख के झाड़े लावा झाड़े जगवा करके सारे बच्चे एक साथ ऐसा कुछ कुछ ट्रीज का फोटोज वगैरह लेके, बैनर वगैरह लेके निकलते हैं रास्ते पे। ऑल दीज आर प्रोग्राम्स जो 1985 के बाद शुरू हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर एक छोटा सा एक और फ्लो चार्ट है जो एग्जाम में पूछा गया है। फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद करना है आपको। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। हाँ, बराबर है,
नेचर का बैलेंस मेंटेन करना है टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। देखो नेचुरल प्रॉब्लम्स जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन आप प्रिपेयर कर सकते हो। हम ऐसे कुछ सिस्टम्स बना सकते हैं, ऐसे कुछ प्लान्स बना सकते हैं, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर अगर आया तो हम प्रिपेयर्ड रहें, नुकसान कम हो, एनवायरमेंट को नुकसान कम हो, तो ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे कि पोल्यूशन है, उसको कम करने के लिए तो हम अपना पूरा कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, एनिमल्स, प्लांट्स आपको दिखते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और उसको हमें क्या करना है? बचा के रखना है, एनिमल्स और प्लांट्स को। फिर टू प्रोटेक्ट रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है, उनका शिकार किया जाता है, उनको स्मगल किया जाता है, हंट किया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए पोचिंग की जाती है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो नष्ट होने के कतार पे हैं, एक्सटिंक्ट होने के कतार पे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एंडेंजर्ड। तो उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। एंड लास्टली टू फुलफिल द फ्यूचर नीड्स ऑफ मैन। फ्यूचर नीड्स मतलब क्या? अगर हम रिसोर्सेज को बचाकर रखेंगे तब जाके आगे आने वाला जो आदमी है, फ्यूचर जनरेशन, उनको भी ये सारी चीजें मिल पाएंगे। तो हमें चीजों को बचा के रखना है। एंड लास्टली टू मिनिमाइज एयर पॉल्यूशन फॉर हेल्थी लाइफ। एयर पॉल्यूशन को कम करो। तो ये टेबल आपको पूरा लर्न होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो लास्टली बात करेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटा सा पैराग्राफ है, इसके ऊपर भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना हुआ था। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। हमारे और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप है, बिल्कुल है। ह्यूमन स्टेप्ड ऑन अर्थ लॉन्ग आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इंसान कभी आए? अभी 10,000 साल पहले। इंटेलिजेंट मैन की बात कर रहा हूं, निएंडरथाल की बात नहीं कर रहा हूं। निएंडरथाल तो 1 लाख 1.5 लाख साल पहले आए थे, लेकिन जो इंटेलिजेंट मैन था, क्रो-मैन्यन मैन ले लो, चलो 50,000 साल पहले। हमारी शुरुआत कब हुई? 50,000 साल पहले। अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हम तो अभी आए हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपीरियोरिटी एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, है ना। हम दूसरे एनिमल से ज्यादा सुपीरियर हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। नहीं, हम एक लायन से ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक लायन को पिंजरे में कैद कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास है मेमोरी, हमारे पास है इमेजिनरी एबिलिटी। इंसान सोच सकता है, चीजों को बना सकता है, इन्वेंशंस कर सकता है, स्मार्ट है इंसान। इसलिए एक हाथी को भी हम पिंजरे में रख सकते हैं। एक डायनासोर को भी अगर हम पकड़ ले कभी, वैसे तो खत्म हो चुके हैं डायनासोर, लेकिन अगर कभी मिल गया फिर भी उसको पिंजरे में रख लोगे। एक इंसान और डायनासोर के बीच में अगर लड़ाई हो, कौन जीतेगा? डायनासोर। लेकिन फिर भी हम स्मार्ट हैं, हम इंटेलिजेंट है, तो हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बाकी सारे एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन एस्टैब्लिश्ड डोमिनेशन ओवर द नेचर। डोमिनेशन मतलब क्या? पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, डोमिनेट कर लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ह्यूमन यूटिलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, सारे रिसोर्सेज हमने बहुत यूज किए, मन मर्जी के हिसाब से, जितना चाहे, बिना रोक टोक। इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सैटिस्फैक्टरी लाइफ, हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए। ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम नेचर एज मच एज पॉसिबल। नेचर से हम लेते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे। करेक्ट है? एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। Thus, we can understand that human has crucial role in maintaining the environmental balance. हम अपने आप को इतना स्मार्ट मानते हैं, इतना इंटेलिजेंट मानते हैं, हमने नेचर को खराब किया है, तो अब उसको ठीक करने का काम भी किसका है? हमारा ही है। हमने अगर इम्बैलेंस किया है, इफ ह्यूमंस हैव डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस, हमने खराब किया है, और हम इतने स्मार्ट हैं, खुद को इतना पावरफुल मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, तो करो, ठीक करो फिर से। इफ ह्यूमंस हैव डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस, ह्यूमंस only can conserve and improve the quality of nature. Simple. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खराब भी हमने किया, ठीक भी हम ही करेंगे। और कौन करेगा? लायन करेगा? टाइगर करेगा? नहीं, हम खराब किया, हमको ठीक करना है। तो बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। ये लॉज, इसके बारे में लिखने के लिए तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये जो डेट आपको एमसीक्यू में, कोरिलेशन में, कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लॉज इनेक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एक फॉरेस्ट एक्ट 1980 में लागू हुई थी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। द लैंड रिजर्व्ड फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पस बाय दिस लॉ। जो जमीन जंगल के लिए रखी गई है, रिजर्व की गई है, वहां पे कोई भी और एक्टिविटी नहीं की जा सकती। ठीक है? किसी और पर्पस के लिए उस जगह को यूज नहीं करना है। जंगल काटना अलाउड नहीं है, वहां पे खेती करना अलाउड नहीं है, वहां पे बिल्डिंग्स बनाना अलाउड नहीं है,
परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। अगर वहां पे आपको माइनिंग करनी है, मिनरल्स आपको वहां से निकालने हैं, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। एनी पर्सन हु डिसोबेज दिस लॉ इज एंटाइटल्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 15 दिन। 15 दिन क्यों बोला है? 1980 का लॉ है। अभी ऑफ कोर्स लॉ में थोड़ा चेंज आया होगा, 15 दिन का नहीं, थोड़ा सजा थोड़ी बड़ी मिल सकती है अभी, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। पोल्यूशन को कंट्रोल करो। कोई आदमी है जो पोल्यूशन कर रहा है, किसी की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको पनिश करो। Any person or a factory is prohibited by this act from releasing the pollutant in atmosphere beyond a permissible limit. एक लिमिट तक आप पोल्यूशन रिलीज कर सकते हो, एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट हमने सेट की 100 ग्राम्स एग्जाम्पल पर डे, ऐसा एक लिमिट है कि सिर्फ 100 ग्राम पोल्यूटेंट एक दिन में आप हवा में छोड़ सकते हो। अगर आपने 200 ग्राम छोड़ा, अगर आपने वो लिमिट क्रॉस की, तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। दिस द पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल, ब्रीचिंग मतलब क्या? ब्रेकिंग दिस रूल इज एंटाइटल्ड टू आइदर 5 ईयर इंप्रिजनमेंट, 5 साल की जेल हो सकती है, या फिर 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये भी एक कमेटी है, ठीक है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2010 फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज। एनवायरमेंट के लिए जो भी लॉज बनाए गए हैं, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, क्या वो लॉज लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये एक ट्राइब्यूनल, ये एक कमेटी बनाई गई है 2010 में, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं रूल्स एंड लॉज फॉलो हो रहे हैं बराबर से या नहीं हो रहे हैं, ये लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट में छोटा छोटा बता दूंगा। 2 बात याद रखी आपने, एक एनवायरमेंटल एक्ट था 1986 का और एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का, याद रखना दोनों, 1980 1986। फिर साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये रूल आया था 2000 में, याद रखना ये। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो हॉस्पिटल से आता है, लैबोरेटरी, पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी, आपने आपका ब्लड टेस्टिंग के लिए दिया है, यूरिन टेस्टिंग के लिए दिया है, पॉटी भी टेस्टिंग के लिए दी जाती है, टेस्टिंग नहीं बेटा, टेस्टिंग के लिए, तो ये सारी चीजें बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। या फिर जो सिरिंज है, जो नीडल है, जो बैंडेजेस वगैरह, जो भी हॉस्पिटल से आता है, सारी चीजें, ठीक है, सब कुछ बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। तो उसको मैनेजमेंट करना और उसको हैंडल करना, बिकॉज वहां पे बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें हो सकती है उसके अंदर, बराबर। 1998 में लागू हुआ था ये रूल। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, ये रूल बनाया गया था 2011 में, ठीक है। तो एक साउंड पॉल्यूशन का आपने याद रखा 2000 का, एक बायोमेडिकल वेस्ट का याद रखा 1998 का, और एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का 2011 का, ठीक है। ये किसका था? 1998। 2000 का क्या था? साउंड वाला था, साउंड पोल्यूशन कंट्रोल। दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग, ठीक है। एंड ये कौन सा था? ई वेस्ट, ई वेस्ट, ठीक है। 3 चीजें याद रख सकते हैं, ओके। चलिए, एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुई थी, उसके अंदर भी क्लॉज ए 49A, 49B, 49C, ऐसा 3 क्लॉज है, ठीक है। तो क्लॉज 49A क्या कहता है? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब बेचना ऑफ रेयर एनिमल्स, रेयर मतलब क्या? जिनका पॉपुलेशन कम है। इट हैज बीन कंप्लीटली बैंड, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज में आता है, एयरपोर्ट पे पकड़े गए लोग जिनके पास वो एनिमल्स स्मगल कर रहे थे, सांप वगैरह, टर्टल्स, लिजर्ड्स, कुछ प्रकार के, ये सारी चीज स्मगल की जा रही थी, तो उनको पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स बैन हो गया है एज पर क्लॉज 49B। सेंटा क्लॉज नहीं है, क्लॉज मतलब क्या? रूल। 49B, यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैंड। आर्टिकल मतलब क्या? वस्तु, स्किन या ऑर्गन ऑफ वाइल्ड एनिमल, इनसे जो बनाई जाने वाली वस्तु है, जैसे राइनो का हॉर्न हो गया, उससे बनाया हुआ कुछ है, या फिर हाथी दांत, आइवरी जिसको बोलते हैं, आइवरी, एलिफेंट टस्क, उससे बनाया हुआ कुछ है, या फिर आपने देखा है क्रोकोडाइल स्किन से भी बहुत चीजें बनाई जाती हैं। फिर टाइगर की स्किन है, टाइगर स्किन, क्रोकोडाइल स्किन, तो इन सबको मारा जाता है उनके बॉडी के ऑर्गन्स के लिए, उनके स्किन के लिए, तो उससे बनाई जाने वाली वस्तु, इसका इस्तेमाल करना कंप्लीटली बैन हो गया, ठीक है। एंड 49C क्या कहता है? डिस्क्लोजर, अगर आपके पास ऐसी कोई भी वस्तु है, एक हाथी के पैर का कुछ बनाया हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको आइवरी से बनाया हुआ मॉडल्स दिख रहा है,
भगवान की मूर्ति बनी हुई है ना, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, अभी नहीं बना होगा ये, ठीक है, अभी तो बैन हो गया है, अभी तो बनता नहीं है, लेकिन आज से 100 साल पहले आपके दादा परदादा उनके पास था और वो आपके पास आया है, आपके पास अगर ऐसा कुछ भी है तो वो आपको गवर्नमेंट को बताना है कि मेरे पास ये पहले से है, मेरे पुश्तैनी है, ठीक है, जो मुझे मिला है मेरे दादा से या परदादा से या उनके फादर से, ठीक है। तो कुछ भी आपके पास रहेगा तो आपको बताना पड़ता है। डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक मतलब क्या, आपका जो भी आपके पास सामान है। डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट मतलब वस्तु मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज कंपलसरी, गवर्नमेंट को बताना जरूरी है, ठीक है। चलो यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, सारी बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। आइए बात करते हैं जादव मोलाई पेंग इनके बारे में। ही वॉज जिंदा है अभी, ही इज अ हाईली केपेबल पर्सन। कहां पैदा हुए थे? असम में। ही वॉज बोर्न इन अ नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक मतलब क्या, एक आदिवासी ट्राइब ऑफ असम, वहां इनका जन्म हुआ था 1963 में। ही इज वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल के थे तब से वो फॉरेस्ट में एज अ फॉरेस्ट वर्कर काम कर रहे थे। जन्म 1963 का है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक बार क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स, बहुत सारे सांप मर गए ड्यू टू फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर विच वॉज फ्लोइंग बाय द विलेज। उस गांव के बाजू से जो ब्रह्मपुत्रा नदी जाती थी वहां पे पूर आया, फ्लड आया, बहुत सारे सांप मर गए। तो ऐसा वापस ना हो, एनिमल्स इतने ज्यादा ना मरे, इतना हार्म ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, एज अ प्रिवेंटिव मेजर, ऐसा वापस ना हो इसलिए उन्होंने 20 बांबू प्लांट्स वहां पर लगाए, ठीक है। इसके बाद, इतना होने के बाद 1979 की बात है, जन्म कभी का है, 1963 का है। 1979 में द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, वहां का जो लोकल सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, जंगल का डिपार्टमेंट था, दे बिगैन अ सोशल एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या, जंगल को काटना मतलब डिफॉरेस्टेशन, और फिर से जंगल बनाना, फिर से पेड़ पौधे प्लांट्स वहां पर लगाना, इसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। एंड ये एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट 200 हेक्टार्स लैंड पे स्टार्ट किया गया। हेक्टार मतलब कितना हो गया, 200 हेक्टार मतलब 494 एकड़, उतनी जमीन थी, वहां पर ये लोगों ने पेड़ लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। प्रोजेक्ट खत्म हो गया। मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु वर लुकिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट, ठीक है। इनके साथ और भी लोग थे जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। अब प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी इन्होंने पेड़ लगाना स्टॉप नहीं किया। उतना हो गया 200 हेक्टार्स, उसके बाद भी आसपास की जो भी जमीन थी, बंजर जमीन थी, वहां पे ये पेड़ लगाते गए। As a result of his continuous work of planting and caring for the trees, the barren area witnessed the forest cover over 1360 acres, ठीक है। मतलब एक पूरा जितना शहर होता है ना, उतने पूरे एरिया में उन्होंने पेड़ लगा के उस पूरे 1360 एकड़ की जमीन को एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। टुडे दिस जंगल इन कोकिलामुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। कहां पर है? जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में कोकिलामुख नाम की जगह है, वहां पर ये जंगल है। इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क फॉर 30 ईयर्स। 30 साल से वो वहां पर पेड़ लगा रहे हैं और एक जंगल खड़ा कर दिया पूरा। He has been awarded with the prestigious Padma Shri Award by the Government of India for his unparalleled work, ठीक है। Now it is well known as मोलाई जंगल। उस जंगल का नाम मोलाई जंगल के नाम से वो फेमस है, ठीक है। Many people come together, by the way, ये छोटा सा स्लोगन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं एक जंगल को नष्ट करने के लिए, वहां के पेड़ काटने के लिए, डिफोरेस्टेशन करने के लिए, लेकिन एक सिंगल पर्सन चाहे तो इफ डिटरमाइंड कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। एक अकेला भी काफी है नेचर को बचाने के लिए। माइंडसेट की बात है, मेहनत की बात है, और नेचर के प्रति आपका प्यार, ये जरूरी है, ठीक है। आइए बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? बायो मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी मतलब क्या, वैरायटी। आपके आसपास इस धरती पे एनिमल्स की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी वैरायटी है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सिंपल बात है। अवर लिविंग वर्ल्ड हैज बीन रिचली डाइवर्स। रिचली डाइवर्स मतलब क्या, बहुत वैरायटी थी एनिमल्स और प्लांट्स की, बराबर है। उसमें से बहुत सारे एनिमल प्लांट हमारे वजह से बोलो या नेचुरल फैक्टर्स के वजह से बोलो, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। बहुत
एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी हमारे धरती पे थी, बट मेनी एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, नष्ट हो गए हैं। बाय द वे, बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या लिखोगे? द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इतना ही लिखना है, द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं हमारे वजह से बोलो या नेचुरल फैक्टर्स, एनवायरमेंट भी चेंज होता है, क्लाइमेट भी चेंज होता है, इन चीजों के वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो एग्जांपल दिया है पायरीनियन आइबेक्स, नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरस एंड टास्मेनियन टाइगर, डोडो बर्ड, ऐसे बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए। बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, एग्जाम में पूछा गया है 3 मार्क के लिए। बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे हमें दिखाई देती है, 3 डिफरेंट लेवल्स। कौन से होते हैं? एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी और एक होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी की। मुझे एक बात बताओ, अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमोंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। जैसे कि इंसानों की बात करें, मुझे बताओ, अफ्रीकन अलग दिखते हैं, साउथ इंडियंस अलग दिखते हैं, नॉर्थ इंडियन अलग दिखते हैं, जापानीज लोग अलग दिखते हैं, एशियंस अलग दिखते हैं, यूरोपियंस अलग दिखते हैं, अमेरिकन अलग दिखते हैं, साउथ अमेरिकन अलग दिखते हैं तो सारे इंसान, लेकिन दिखते दिखते अलग अलग हैं। तो सेम स्पीशीज अपनी क्या है? होमोसेपियन, उसी के अंदर बहुत सारी वैरायटी दिखती है, इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। वैसे ही अगर मैं कुत्तों की बात करूं, डॉग्स, सबका स्पीशीज सेम है, सारे कुत्ते, लेकिन उसमें भी इतनी सारी ब्रीड्स आपको दिखती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कुत्ते आते हैं, राइट? तो इसको कहेंगे जेनेटिक वैरायटी। मैंगो का एग्जांपल ले लो, स्पीशीज तो सेम है ना, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, स्पीशीज सेम है, लेकिन उसमें लंगड़ा, तोतापुरी, राजापुरी, हापुस, ऐसा बहुत सारा आंबा आता है, केसर। ठीक है, तो इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। बात करेंगे, अच्छा एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइजेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज। मतलब क्या? एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर आपके स्पीशीज में डाइवर्सिटी कम हो गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो गई, तो आपकी पूरी स्पीशीज खत्म हो सकती है। क्यों? मान लो एक स्पीशीज है, एक एग्जांपल है पॉपुलेशन 1 का, उसमें 4 अलग प्रकार के लोग दिखते हैं, स्पीशीज सेम है लेकिन लोगों में वैरायटी दिख रही है। ठीक है, 4 अलग प्रकार के लोग हैं, पिंक है, वायलेट, पर्पल है, ब्लू है और ब्लैक है। अब मान लो एक एपिडेमिक आया, एपिडेमिक मतलब कोई एक बीमारी आया, पैंडेमिक आया, एपिडेमिक आया, उसमें ये पिंक वाले, वायलेट वाले और ब्लू वाले, ये लोग बच गए बिकॉज इनके पास ऐसे कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके वजह से ये लोग सेफ थे, बच पाए, बीमारी के वजह से मरे नहीं। लेकिन ये जो ब्लैक वाले थे, इनके पास वो कैरेक्टर या वो जीन्स नहीं थे जो उनको बीमारी से बचा पाए, तो ये लोग नष्ट हो गए। ठीक है, लेकिन बाकी लोग बच गए, तो स्पीशीज खत्म नहीं हुआ, स्पीशीज आगे बढ़ेगा, बराबर है। लेकिन अगर पॉपुलेशन 2 की बात करूं, दिखाई दे रही है पॉपुलेशन 2, वहां पे सारे सेम है, वैरायटी नहीं था, सबके पास वो कैरेक्टर नहीं है जो उनको उस बीमारी से बचा पाए, तो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो जरूरी क्या है, एक स्पीशीज में, एक प्रजाति में आपको वैरायटी दिखनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ भी हो, सारे लोग ना मर जाएं, कुछ लोग मरेंगे लेकिन कुछ जिंदा भी बचेंगे और स्पीशीज खत्म नहीं होगी। ये मुद्दा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, दूसरी होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। कुछ भी नहीं है, मुझे बताओ, हमारे आसपास इन्यूमरेबल मतलब जिनका कोई काउंट ही नहीं है, जिनको काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी स्पीशीज हमें हमारे नेचर में दिखाई देती हैं, इसी को कहा जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। बस इतनी सी बात है। आपको बर्ड्स दिखते हैं, आपको एनिमल्स दिखते हैं, आपको कीड़े मकोड़े दिखते हैं, आपको प्लांट्स दिखते हैं, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, इसी को कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, बायोडाइवर्सिटी। चलो, तीसरा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हमारे आसपास बहुत सारी इकोसिस्टम्स भी प्रेजेंट है ना? क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, बराबर है। तो बायोटिक में कौन आ गया, मेरे को बताओ? प्लांट और एनिमल, ये आ गए बायोटिक में, और उनका हैबिटेट मतलब जो वहां का एरिया है, जो एनवायरमेंट है, उसको मैं एबायोटिक में ले सकता हूं। मतलब वहां का पानी कैसा है, वहां टेम्परेचर कैसा है, वहां पे जमीन कैसी है, ये सारी चीजें कैसे, वहां सनलाइट कितनी आती है, ये सब कुछ कहां आ जाएगा? हैबिटेट में आ जाएगा, एबायोटिक में आ जाएगा। ठीक है, एंड
चेंजेस इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस, हमारे वजह से भी चेंजेस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है फॉर एग्जांपल, ये भी एक चेंज है। तो इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन प्लांट, एनिमल, बायोटिक एंड हैबिटेट एंड द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अच्छा, अब मुझे बताओ, हर एक इकोसिस्टम अलग होगी। जैसे कि अगर मैं एक डेजर्ट की बात करूं, खाने वाला मिठाई वाला डेजर्ट नहीं बेटा, रेगिस्तान वाला डेजर्ट, डेजर्ट की बात करूं तो वहां पर रेगिस्तान है, वहां पे मिट्टी कैसी है, रेत है, सैंड है, सनलाइट बहुत तेज आती है, वहां पे पानी की बहुत कमी है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो वहां पर वैसे ही एनिमल्स और वैसे ही प्लांट आपको मिलेंगे जो उस हैबिटेट में, उस एनवायरमेंट में जिंदा रह सकते हैं। इधर मैंने मस्त एक पोलार बेर को रखा, चलेगा क्या, जिंदा बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ठीक है, यहां पर मैं एक पेंगुइन को लेके आ गया, पेंगुइन को लेके आ गया, या फिर एक टाइगर को ही रख दिया फॉर एग्जांपल, क्या वो टाइगर भी जिंदा बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। यहां पर टाइगर कहां ज्यादा जिंदा बच पाएगा, ग्रास लैंड में। क्यों, इतना बड़ा बड़ा घास होता है ना, कमर तक आने वाला घास, उस घास के अंदर ये टाइगर छुप जाता है, उसके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं, तो वो स्ट्राइप्स के वजह से उस घास के अंदर छुप जाता है, केमोफ्लाज हो जाता है, और बाद में ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके शिकार कर पाता है। इस टाइगर को इस गर्मी में डेजर्ट में छोड़ दिया, क्या वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। तो हर एक इकोसिस्टम में वहां पर जो एनिमल और प्लांट जिंदा बच सकते हैं वही वहां पे आपको मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं, यहां पर दिखेगा आपको टाइगर, नहीं दिखेगा। इधर आपको कैमल दिखेगा, नहीं दिखेगा। यहां पर आपको वही फिशेस दिखेंगे, वही एनिमल्स, वही प्लांट्स दिखेंगे जो उस एनवायरमेंट में जिंदा रहने के काबिल हैं। ठीक है, वैसे ही एक पोलार रीजन ले लो तो वहां पर आपको पेंगुइन दिखेंगे, वहां पे आपको पोलार बेयर दिखेंगे, वहां पे आपको दूसरे भी एनिमल्स दिखेंगे जो उस एनवायरमेंट के लिए सूटेबल है। ठीक है, और एक पॉन्ड इकोसिस्टम ले लो, पॉन्ड समझते हो, पॉन्ड इकोसिस्टम, वहां पे भी आपको वही प्लांट्स, वही एनिमल्स, वही बर्ड्स मिलेंगे जो वहां पे रहने के लिए सूटेबल है। सो ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उस एरिया में रहने वाले स्पेसिफिक एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक फैक्टर हर एक इकोसिस्टम में अलग होते हैं। डेजर्ट में अलग मिलेगा, पोलर रीजन में अलग मिलेगा, पानी में अलग मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली। तो ये हो गया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक, भिन्न भिन्न प्रकार की इकोसिस्टम्स हमारे धरती पे प्रेजेंट हैं। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, कैसे आप बायोडाइवर्सिटी को सेव करोगे, बचा के रखोगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्या करोगे आप, आपके एक्सरसाइज में भी था ये और एग्जाम में भी पूछा गया। सबसे पहले प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। रेयर मतलब क्या, जिनका पॉपुलेशन कम है उनको बचाओ, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या, एक ऐसे कुछ जगह होगी, एक जंगल हो गया फॉर एग्जांपल, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी, जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहां पर उनका शिकार करना, पेड़ काटना, माइनिंग करना कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, सेफ एनवायरनमेंट, एक सेफ जगह आप इन एनिमल्स के लिए, और वो प्लांट्स, वहां पर जो प्लांट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेफ जगह क्रिएट की जाएगी, उसको नेशनल पार्क और सेंचुरी कहेंगे। बराबर है, सुना होगा आपने। ठीक है, दूसरा डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व। बायो रिजर्व मतलब क्या, नेशनल पार्क और सेंचुरी जैसा ही है, लेकिन बायो रिजर्व बहुत बड़ा होता है, नेशनल पार्क छोटा होगा। मतलब एक मुंबई जैसी सिटी की बात करूं तो सिटी के बीच में एक संजय गांधी नेशनल पार्क बना हुआ है छोटा सा, जहां पर एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन बायो रिजर्व मतलब क्या, इमेजिन करो एक बहुत बड़ा जंगल है, उस पूरे जंगल को हमने बायो रिजर्व घोषित कर दिया, तो वो पूरा जंगल गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंडर है। वहां पे शिकार करना, पेड़ काटना, माइनिंग करना, खेती करना, बिल्डिंग बनाना, नथिंग इज अलाउड, पूरा सेफ एनवायरनमेंट। तो बायो रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको सेफ घोषित किया गया है, एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा वहां पर। फिर प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज। स्पेशल मतलब क्या, एंडेंजर्ड, जिनका पॉपुलेशन कम हो गया है, रेयर स्पीशीज जिनका पॉपुलेशन कम हो गया है, तो उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपको स्टार्ट करने पड़ सकते हैं। जैसे टाइगर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए सेव टाइगर्स ऐसा एक प्रोजेक्ट आया था, वैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स रन होते हैं। देन कंजर्विंग ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स को आप बचाओ, बस यही बात है। ऑब्जर्विंग द रूल्स, जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने लागू किए हैं, पेड़ काटना नहीं है, एनिमल्स को हंट करना नहीं है, तो वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं। एंड लास्टली मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। एक सिंपल एग्जांपल यहां पे दूंगा, तो आयुर्वेदा का जो नॉलेज
सदियों से पास हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो वो सारा नॉलेज हमें सेव करके रखना है ताकि वो सारे प्लांट्स हमें पता हो कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन ने इतनी सारी नॉलेज इकट्ठा की है, हजारों लोग इसके पीछे लगे होंगे, धीरे 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 वो सारी नॉलेज इकट्ठा होते गई है एंड पूरा आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो इतना क्या बोलते हैं हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ताकि वो सारे प्लांट्स की माहिती सारी इंफॉर्मेशन हमें पता हो एंड उन प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी पॉपुलेशन हम बढ़ा पाए। एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली आपको फॉलो करने हैं। हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये करना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्रेड ग्रोव्स, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सेक्रेड ग्रोव मतलब क्या? सेक्रेड मतलब पवित्र और ग्रोव मतलब एक फॉरेस्ट, ठीक है। द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे जिस फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है, ऐसा मानते हैं कि उस जंगल में भगवान रहते हैं, तो उस फॉरेस्ट को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड, उस पूरे जंगल को पवित्र माना जाएगा, उसको हम कहते हैं सेक्रेड ग्रोव, ठीक है, पवित्र फॉरेस्ट। These are in fact sanctuaries conserved by the society. Sanctuary मतलब क्या? एक सेफ जगह, ठीक है, सेफ स्पेस जहां पे सारे प्लांट्स सारे एनिमल्स सेफ हैं, किसी को भी हार्म नहीं किया जाएगा। एंड इसको कौन कंजर्व करता है? सोसाइटी, वहां पे रहने वाले लोग, आसपास के गांव के जो लोग होते हैं वही प्रोटेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट नहीं आती है प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, लोगों ने, वहां के आसपास के लोगों ने उस फॉरेस्ट को पवित्र माना है, उनके लिए उस फॉरेस्ट में भगवान है, फॉरेस्ट ही भगवान है और उस फॉरेस्ट को टच नहीं करना है। अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी दशावतार, उसमें भी सिमिलर कंसेप्ट है। कांतारा करके मूवी आई थी, उसमें भी सिमिलर कंसेप्ट है कि पूरा जंगल जो है वो पवित्र है, प्रोटेक्टेड है, भगवान का है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं बचाता है, सोसाइटी, लोग उस फॉरेस्ट को सेव करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। इट हैज बीन सिंस इट हैज बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, इट हैज स्पेशल प्रोटेक्शन, ठीक है, लोगों का प्रोटेक्शन होता है। दीज क्लस्टर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में नहीं है, पूरे देश में आपको मिलेंगे, इन द एंटायर कंट्री। ऐसे बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे, पूरे देश में कितने हैं? 13,000 से ज्यादा सेक्रेड ग्रोव्स हमारे पूरे देश में हैं जो प्रोटेक्टेड है इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सेक्रेड ग्रोव्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इनफैक्ट जितनी भी चीजें आज के इस वन शॉट में जितनी चीजें मैंने ली हैं, सारी की सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क का वेटेज है चैप्टर का एंड सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं एक बार तो पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो सिंबल्स हैं, डस्टबिन वाला सिंबल है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका मीनिंग आपको याद करना है, ध्यान से सुनिए, मीनिंग और आपका रोल, आप क्या करोगे। अब ये डस्टबिन वाले का मीनिंग क्या है? डिस्पोज ऑफ गार्बेज प्रॉपरली, डोंट लिटर, रास्ते पे मत फेंको, कचरा जो है वो डस्टबिन में डालो, कचरा कुंडी में डालो। तो उसका आपका रोल क्या है? ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, सेपरेट सूखा कचरा ओला कचरा सेपरेट करायचा, सेपरेट वेट एंड ड्राई वेस्ट, एंकरेज क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, आपका रोल है ये। ग्रीन प्लग विथ लीफ, इसका क्या मतलब होता है? सेव इलेक्ट्रिसिटी, यूज रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करो, ये इसका मीनिंग होता है। एंड आपका रोल क्या है उसमें? स्विच ऑफ लाइट फैन व्हेन नॉट इन यूज, प्रेफर सोलर विंड एनर्जी, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजें हैं। ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है और इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। बाईसाइकिल का मतलब होता है इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, प्रमोट पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट, यूज बाईसाइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स व्हेनेवर पॉसिबल टू रिड्यूस फ्यूल यूज एंड एयर पोल्यूशन, बाईसाइकिल से जाओ, चल के जाओ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ ताकि पोल्यूशन कम हो, ठीक है। फिर ये वाटर ड्रॉप, हैंड्स होल्डिंग वाटर ड्रॉप, इसका मतलब है कंजर्व वाटर, सेव वाटर, वाटर इज प्रेशियस, जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। तुम्हारा रोल क्या है? क्लोज टैप्स प्रॉपरली, अवॉइड वेस्टिंग वाटर, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रीयूज वाटर व्हेनेवर पॉसिबल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या? बारिश के पानी को भी सेव किया जा सकता है, इतना सारा पानी है जो बह जाता है, बारिश का पानी है ना, तो उसको सेव करने का तरीका, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। अपने मन से लिख सकते हो आप, ये एग्जैक्ट मैंने दिया, वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, अपने मन से लिखोगे चलेगा, सिर्फ ये जो मीनिंग है ना वो ठीक से लिखना, बाकी आप अपना रोल, अवर रोल, वो आप अपने मन से लिखोगे चलेगा, ठीक है। रिसाइकल का जो ये सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है? प्रमोट
रिसाइकलिंग टू रिड्यूस वेस्ट एंड सेव रिसोर्सेज। वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा, रिसाइकल करो चीजों को, बार बार नया लेने की जरूरत नहीं है, जो है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, मतलब हर बार मार्केट जाते हो तो सब्जी वाला पिशवी देता है, फिर वो पिशवी हम फेंक देते हैं प्लास्टिक का, है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक मत यूज करो। घर से कपड़े का थैली लेके जाओ तो बार बार वो यूज होगा, तो प्लास्टिक का उतना प्लास्टिक कम प्रोड्यूस होगा आपके एनवायरमेंट में। ठीक है, रीयूज आइटम्स व्हेनेवर पॉसिबल। वाटर ड्रॉप विथ टैप, प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर, यूज वाटर केयरफुली, स्कूल, वर्क प्लेस, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन। सेम चीज है, ऊपर वाला ये जो वाटर ड्रॉप इन हैंड ये वाला है, और वाटर ड्रॉप विथ टैप दोनों का मतलब सेम है, प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा सोलर पैनल, यूज रिन्यूएबल एनर्जी, यूज सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। आवर रोल, आपका रोल क्या है, एनकरेज सोलर वाटर हीटर, सोलर लाइट, सोलर कुकर एट होम, स्कूल, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। जितना ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे उतना हमारा फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन बचेगा, उतना एयर पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, फिर ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एक बार एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछा गया है। योर रोल इन एनवायरमेंट, कंट्रोल, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। इसमें ना बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट होती हैं, सेम मतलब होता है, तेज तेज, फिर भी एक बार देख लेंगे। कंट्रोल में क्या है, प्रिवेंट द हार्म, मतलब क्या, एनवायरमेंट को जो हार्म हो रहा है उसको प्रिवेंट करो, कम करो। स्टॉप द हार्मफुल एक्टिविटी, सेम मतलब है। चेंज द माइंडसेट, माइंडसेट मतलब आपका जो सोचने का तरीका है उसको चेंज करो, आपके परिसर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में जो सोच है उसको थोड़ा बदलो, कोशिश करो बचाने की, पानी को बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ, रास्ते पे कचरा मत फेंको, ये सारी चीजें। माइंडसेट को चेंज करो, अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है, प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जो हार्म हो चुकी है, जैसे एक फॉरेस्ट हार्म हो गया है, जैसे नदी में आपने इतना कचरा फेंका, नदी का नाला बना दिया, तो उसको फिर से ठीक करो, रिवाइव करो, है ना। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, इनोवेशन मतलब क्या, फैक्ट्री में जो प्रोसेसेस होती हैं उन प्रोसेसेस को बदला जा सकता है, बेटर प्रोसेसेस को इन्वेंट किया जा सकता है जिससे पॉल्यूशन कम हो, इनोवेशन आना चाहिए। फिर अवेयरनेस में क्या है, एजुकेशन, जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें शायद आज आप नया सीख कर जाओगे यहां से, तो एजुकेशन, गाइडेंस, अच्छी चीजें बताना, गाइड करना, अवेयरनेस, जागरूक करना लोगों को। इमिटेशन मतलब क्या, कॉपी करना, जैसे दूसरे देशों में किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाता है। हर देश में कचरा जमा होता है क्या, नहीं, उनके रास्ते साफ हैं, उनके एरिया साफ है, उनका हवा कितना साफ है, तो वहां पे क्या हो रहा है जैसा हमारे देश में नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने जो किया वो हम भी कर सकते हैं, इसको कहेंगे इमिटेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाओ ताकि हम एनवायरमेंट को सेव कर पाए और उनमें आप पार्टिसिपेट भी करो, भाग लो, हिस्सा लो। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब वही है, जैसा कंट्रोल में है वैसा ही प्रिवेंशन में, प्रिवेंट पॉसिबल हार्म, डिजाइन न्यू प्लान्स जिससे हम एनवायरमेंट को सेव कर पाए। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व व्हाटएवर इज लेफ्ट, जो बचा है उसको बचाओ। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, जितना हमने खो दिया उसके ऊपर रोते नहीं बैठना है, अब जो बचा है उसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसका रेमेडी मतलब सॉल्यूशन निकालो। प्रिजर्व अननोन रीजन, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे इंसान पहुंच नहीं पाया है और उसको अभी तक टच नहीं किया है, हार्म नहीं किया है, तो उन एरियाज को भी अब मत छुओ, रहने दो, अगर साफ है तो साफ रहने दो, वहां जाके फिर से गंदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, कंजर्व करना मतलब क्या, बचा के रखना। ठीक है, ये हो गया, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, इसमें से एटलीस्ट दो लर्न करो। अभी अवेयरनेस में इधर 6 दिया है, 6 याद करने की जरूरत नहीं है, दो याद करो। कंट्रोल का 2, प्रोडक्शन का 2, अवेयरनेस का 2, प्रिवेंशन का 2, प्रिजर्वेशन का 2, कंजर्वेशन का 1 ही है, तो दो पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है फ्लो चार्ट फिल करने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तुम्हारा फक्त वाईफाई का हॉटस्पॉट मालूम रहेगा, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट क्या होता है देखो। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ रीजन, एक ऐसा एरिया दैट इज द रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहां पर बहुत सारी वैरायटी आपको एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की देखने मिलती है, उस एरिया को कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत वैरायटी वहां पे आपको देखने मिलती है एनिमल्स और प्लांट्स की, लेकिन इट इज थ्रेटन्ड विथ डिस्ट्रक्शन, हमारे एक्टिविटीज के वजह से वो एरिया नष्ट हो सकता है। ऐसे एरिया को जहां पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है लेकिन थ्रेटन्ड है, अंडर रिस्क है, उसको कहेंगे हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब समझ में आ गया, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसे 34 हॉटस्पॉट्स
पाए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है लेकिन थ्रेटन्ड है, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, है ना। एक समय था, सच एरियाज हैड वंस ऑक्यूपाइड 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। एक समय में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, एक समय की बात कर रहा हूं, उस जमाने में ऐसे एरियाज 15.7% एरिया हमारे पूरे अर्थ का ऑक्यूपाई करते थे, लेकिन उसमें से उस 15.7% में से 86% डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नहीं समझा? एक समय था 15.7% एरिया हॉटस्पॉट था, लेकिन उस एरिया में से 86% खत्म हो चुके हैं। तो आज के समय में सिर्फ 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ इज लेफ्ट विथ सच सेंसिटिव स्पॉट्स। समझ में आया? 15.7% का 86% खत्म हो गया, तो कितना बचा? आज 2.3% एरिया ऑफ अर्थ इज लेफ्ट विथ सच सेंसिटिव स्पॉट्स। बात समझ में आई? मुद्दा समझ में आया? हाँ, और वो 2.3% एरिया में 1.5 लाख की प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं। उस उतने से एरिया में 2.3% एरिया जो है हॉटस्पॉट, उतने एरिया में 1.5 लाख प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं, विच इज 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। मतलब अगर पूरे दुनिया में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर पूरे दुनिया में 3 लाख प्लांट की स्पीशीज हैं, तो वो जो 2.3% एरिया है, 2.3% एरिया, उतने एरिया में 1.5 लाख प्लांट की स्पीशीज पाई जाती हैं। मतलब समझो वहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, लेकिन नष्ट हो सकता है हमारे एक्टिविटीज के वजह से। बात समझ रहे हो? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। यहां पे ना कंफ्यूजन होता है, थोड़ा परसेंटेज वगैरह की बात होती है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन आता है। अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया में 135 एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीशीज कितनी है? 135। उसमें से 85 स्पीशीज आर फाउंड इन द जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न समझते हो? ईस्टर्न रीजन, ये अपना अगर इंडिया बनाओ ऐसा, ठीक है, मेरे को आता नहीं बनाने के लिए लेकिन कोशिश करूंगा। तो ईस्टर्न रीजन मतलब ये जो रीजन है, ईस्टर्न रीजन, बहुत गंदा बनाया, प्लीज कमेंट में ये मत बोलना नक्शा बनाने नहीं आता। नहीं आता, मेरा ड्राइंग खराब है मेरा, ठीक है, समझ के लो। ईस्टर्न रीजन बता रहा हूं आपको। तो वहां पर 85 स्पीशीज पाई जाती हैं आउट ऑफ 135 एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। चलो, उसके बाद ये सारे शब्द समझ के जाना, एक एक पॉइंट समझ के जाना। अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। अब फिर से वो नक्शा बनाऊंगा और वेस्टर्न बताऊंगा तो आप मारोगे मेरे को, इसलिए मैं नक्शा नहीं बना रहा हूं। वेस्टर्न मतलब इस तरफ, ईस्टर्न मतलब इस तरफ। तो वेस्टर्न घाट्स में 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज। एंडेमिक मतलब क्या? ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ उस रीजन में पाए जाते हैं पूरे दुनिया में। फॉर एग्जांपल, पूरे दुनिया में से ऐसे 1500 प्लांट हैं जो सिर्फ वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। इनको कहेंगे एंडेमिक प्लांट स्पीशीज। ओनली फाउंड इन दैट एरिया। ऐसे 1500 स्पीशीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। ये आपको मैं इंडिया की खासियत बताऊं, ठीक है। एंड अब मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जितने प्लांट्स हैं उसमें से 50,000 ऐसे प्लांट्स हैं जो एंडेमिक हैं, जो सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स में ही पाए जाते हैं। ऐसे 50,000 स्पीशीज हैं जो एंडेमिक हैं और उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर वो एरिया डिस्ट्रॉय हो गया जहां पर वो प्लांट पाए जाते हैं, मतलब समझ लो वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिकॉज वो वहीं पे पाए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। लास्टली, हमारे देश में 3 किधर गया लिखने का? हाँ, 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ध्यान से सुनना। द वेस्टर्न घाट्स, चलो अपने आप मैप आ गया, मैं बच गया। वेस्टर्न घाट कहां पे पाए जाते हैं बताओ मेरे को? गुजरात में मिलेगा। अच्छा, ये पूरा वेस्टर्न रीजन है ना, ये पूरा यहां से लेके ये पूरा वेस्टर्न रीजन है और ये ईस्टर्न रीजन है। तो अभी ईस्टर्न को साइड में रखो। वेस्टर्न घाट्स कहां पर है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है, केरला में है। ये वेस्टर्न घाट्स हो गए।
दे आर एंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस। माइनिंग मतलब क्या? अरे खोदना पड़ेगा ना, जमीन को खोदना पड़ेगा तो जंगल काटना पड़ेगा। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर एंडेंजर्ड, वहां के एनिमल्स, वहां के प्लांट्स अफेक्ट होते हैं, वहां के फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं माइनिंग करने के लिए, खुदाई करने के लिए और नेचुरल गैस के लिए। वो भी आपको जमीन में से मिलेगी ना, तो जंगल काटना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात, हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन आर अंडर थ्रेट। जंगल काटोगे तो वहां पे जो लायन रहता है, वहां पे जो जंगली भैंसा वाइल्ड बाइसन रहता है, उनका रहने का एरिया, उनका जो हैबिटेट है वो अंडर थ्रेट है, अंडर रिस्क है। इनको खाने नहीं मिलेगा, इनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो जहां आप रहते हो वहां ये लोग आ जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं ना कि बहुत बार लेपर्ड अटैक्स होते हैं, टाइगर का भी अटैक होता है, सिटी में आ गया, कहीं पे गांव में आ गया। क्यों? गांव पहले नहीं था उधर, बाद में बनाया, जंगल काट के बनाया हुआ है, वहां पे लोग रहते नहीं थे, वो टाइगर का ही जगह था। आपने वो जंगल काट के अपना घर बना दिया, तो टाइगर किधर जाएगा? तुम्हारे घर में आएगा ना, और किधर जाएगा? जगह ही नहीं है जाने को। समझा पॉइंट? तो वेस्टर्न घाट्स का मुद्दा क्लियर है। एशियाटिक लायन और वाइल्ड बाइसन, इनका हैबिटेट अंडर थ्रेट है बिकॉज ऑफ माइनिंग, सर्च ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, चलो फिर दूसरा बात करेंगे। सेकेंड हेरिटेज प्लेस, मानस सेंचुरी ऑफ असम। इट इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। तो इधर क्या हो रहा है बताता हूं। मानस सेंचुरी किधर है? असम में है। अब डैम्स की वजह से मुझे बताओ, जब एक डैम बनता है तो उसके पीछे पानी का एक रिजर्वायर बनेगा, तो वहां पे पीछे बहुत सारा जंगल का एरिया है जो पानी के अंदर डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। तो वहां के बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स मुश्किल में है, थ्रेट में है। ठीक है, मानस सेंचुरी इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब बिना रोक टोक के लोग पानी भी इस्तेमाल करते हैं, तो एनिमल्स को पीने के लिए पानी नहीं बचता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट। याद रखना, वेस्टर्न घाट में किसका एग्जांपल दिया? एशियाटिक लायन, वाइल्ड बाइसन। मानस सेंचुरी में किसका एग्जांपल दिया? टाइगर एंड राइनो। दे आर अंडर थ्रेट। ठीक है, तीसरा हेरिटेज प्लेस, सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल। सुंदरबन, इट इज रिजर्व्ड फॉर टाइगर। वेस्ट बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं ना, आरबीटी, रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन के जो टाइगर हैं उनको कहा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो ये सुंदरबन सेंचुरी, इट इज रिजर्व्ड फॉर टाइगर, बट द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरमेंट इज सीरियसली चैलेंज्ड बाय डैम। डैम बनने की वजह से डैम के पीछे का एरिया सबमर्ज हो जाता है, पानी पूरा फैल जाता है, तो वहां के जंगल वगैरह डूब जाते हैं, तो टाइगर्स का जो रहने का जगह था वो पानी के अंदर चला गया है। ठीक है, दूसरी बात, वहां पे क्या हो रही है? जंगल काटे जा रहे हैं, तो वापस रहने की जगह नहीं बच रही है। एक्सेसिव फिशिंग, फिशिंग की वजह से भी आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स मछलियां पकड़ के खाते हैं, मछलियों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो फिशिंग की वजह से बाकी एनिमल्स को वहां पे खाना नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? तो हमने 3 प्लेस देखा, कौन सा देखा? एक तुम्हारा वेस्टर्न घाट, एशियाटिक लायन, वाइल्ड बाइसन, ठीक है, अंडर थ्रेट। दूसरा मानस सेंचुरी, राइनो एंड टाइगर अंडर थ्रेट। एंड तीसरा सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, डैम्स की वजह से और एक्सेसिव फिशिंग की वजह से अंडर थ्रेट है। इतना याद करना है आपको, लर्न करना है। चलो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, इसकी ये भी पीवाईक्यू है, एग्जाम में पूछा गया है। चलो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, रेयर स्पीशीज होती हैं, वल्नरेबल होती हैं और इनडिटर्मिनेट स्पीशीज होती है। इन सब का मीनिंग क्या है? इन सब का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर लगेगा लेकिन डिफरेंस है, सेम बट डिफरेंट। गुड बॉयज गो टू हेवन। जाने दो, गाना नहीं गाना है मेरे को। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जिसका नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन, जिनका पॉपुलेशन कम हो चुका है, उनका जो रहने का एरिया है, उनका हैबिटेट छोटा हो गया है, रहने की जगह नहीं है, उनका पॉपुलेशन कम हो चुका है, एंड अगर इनको बचाया नहीं गया, they can become extinct in the near future if conservative measures are not implemented। अगर बचाया नहीं गया तो खत्म हो जाएंगे। इनको कहते हैं endangered species। बहुत सिंपल चीज है endangered species। क्या खा रहा है मेरा बच्चू? क्या खा रहा है? लायन टेल्ड मंकी, एग्जांपल याद रखेंगे, लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकैन, एक बर्ड। ओके, समझ में आया? एंडेंजर्ड, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुका है, नंबर्स कम हो चुके हैं, हैबिटेट श्रिंक हो गया है, अगर कंजर्व नहीं किया खत्म हो जाएगा। एग्जांपल लायन टेल्ड मंकी था ना, क्या था?
लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन। अब रेयर स्पीशीज का मतलब क्या है? सेम है, सेम बट डिफरेंट। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइंड, इनका पॉपुलेशन कम हुआ है, लेकिन फर्क क्या है? रेयर मतलब दुर्लभ, दुर्मिळ मराठी में। नंबर डिक्लाइन हुआ है, पॉपुलेशन कम हुआ है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज स्पीशीज बीइंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। एंडेमिक होते हैं, एंडेमिक का मतलब क्या? ओनली फाउंड इन दैट रीजन। तो ये वो एनिमल्स हैं जो एंडेमिक हैं, उसी रीजन में पाए जाते हैं और उनका पॉपुलेशन कम हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस? एंडेंजर्ड में और रेयर में फर्क क्या है? एंडेंजर्ड में भी पॉपुलेशन कम हो गया है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। रेयर में भी पॉपुलेशन कम हो गया है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, रेयर स्पीशीज एंडेमिक है, दे आर फाउंड इन ओनली दैट स्पेसिफिक रीजन, और उनका पॉपुलेशन कम हो गया है तो उनको बचाना पड़ेगा। दुर्मिळ है, बहुत कम दिखाई देते हैं, पॉपुलेशन कम हो चुका है, इतना ही फर्क है। ये लोग एंडेमिक हैं और जो एंडेंजर्ड हैं वो अलग अलग जगह में पाए जाएंगे, अलग अलग रीजन में मिलेंगे, लेकिन उनका पॉपुलेशन कम हो चुका है और एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ये फर्क याद रखना, ठीक है। एग्जांपल देख लो बाबा, रेड पांडा एंड मस्क डियर, रेड पांडा एंड मस्क डियर। लायन टेल्ड मंकी, लेसर फ्लोरिकान, ये क्या हो गया? एंडेंजर्ड हो गया। रेड पांडा एंड मस्क डियर ये हो गया रेयर। अब बात करेंगे वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब क्या? पॉपुलेशन कम हो गया। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। पॉपुलेशन कम हुआ है, कम हो रहा है, कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन दैट नंबर इज अ वरीसम रीजन। चिंता का विषय बन चुका है इनका पॉपुलेशन कम होना। तो क्या फर्क है बेटा? देखो, पहला कोई भी ऑर्गेनिज्म वल्नरेबल बनता है, उसका पॉपुलेशन कम होता है तो उसको मैं वल्नरेबल कहूंगा। उसका पॉपुलेशन और कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो मैं उसको एंडेंजर्ड कहूंगा। और फिर खत्म हो गया तो मैं उसको एक्सटिंक्ट कहूंगा। बात समझ में आई? पॉपुलेशन कम होने लगा, चिंता का विषय बन गया, वल्नरेबल। बहुत कम हो गया, एंडेंजर्ड हो गया। खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। क्लियर है? वल्नरेबल। ठीक है। एग्जाम्पल, टाइगर एंड लायन। एंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है। कम होंगे तो एंडेंजर्ड, खत्म हो गए तो एक्सटिंक्ट। एंड लास्टली इनडिटर्मिनेट, मतलब क्या? लाजाड़ू। These organisms appear to be endangered. तुमको ऐसा लगेगा कि endangered है, because दिखते नहीं है ज्यादा, उनका पॉपुलेशन आपको कम लगेगा, बट ड्यू टू देयर बिहेवियरल हैबिटेट लाइक शाइनेस, मतलब ऐसे एनिमल है जो बाहर ही नहीं आते, छुपे हुए रहते हैं, लाजतात, शाय हैं, तो आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते, तो आपको लगेगा कि एंडेंजर्ड है, लेकिन नहीं है एंडेंजर्ड, या फिर हो भी सकता है, हमें नहीं पता। इनडिटर्मिनेट मतलब आपल्याला माहित नहीं पता, एंडेंजर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देयर इज नो डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल, शिखरू, जायंट स्क्विरल। तो ये हो गए आपके 4 थ्रेटेंड स्पीशीज, ये चारों आपको आने चाहिए। एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल, इनडिटर्मिनेट। एंडेंजर्ड मतलब पॉपुलेशन कम हो गया है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। रेयर मतलब पॉपुलेशन कम हो गया है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, लेकिन एंडेमिक है, फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। वल्नरेबल मतलब पॉपुलेशन कम हो गया है, चिंता का विषय है, और कम होगा तो एंडेंजर्ड होगा, खत्म हो जाएगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट मतलब मालूम नहीं, अपीयर टू बी एंडेंजर्ड, लेकिन मालूम नहीं, शाय है, बिहेवियर इनका ऐसा है कि हमारे पास उनकी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट। एग्जाम्पल, शिखरू। डन। ये चारों आपको अच्छे से लर्न करना है। स्पेशलिटी ऑफ द डे, आज का क्या स्पेशल है? 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। एग्जाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, नेम द फॉलोइंग, कुछ भी आ सकता है, कोरिलेशन, बस सर्वे वगैरह करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो। स्पेशलिटी ऑफ द डे, 22 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे होता है। एंड लास्टली, डू यू नो, यू डोंट नो, आई विल टेल यू, एक रेड लिस्ट नाम का एक बुक है, रेड लिस्ट नाम की एक किताब है, उसमें क्या होता है? अच्छा, इसको किसने बनाया? इसको बनाया IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये रेड लिस्ट बुक बनाते हैं, प्रिपेयर्स द रेड लिस्ट दैट कंटेन्स नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उस बुक में क्या होता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम होते हैं फ्रॉम ऑल द डिफरेंट कंट्रीज। अब ये जो बुक है, इसके अंदर आपको 2 प्रकार के पेज मिलते हैं। पिंक पेजेस ऑफ द बुक कंटेन नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज,
जो अभी एंडेंजर्ड है आज के समय में, वो आपको पिंक पेज पे लिखे हुए मिलेंगे, बराबर है। ग्रीन पेज पे क्या मिलेगा? कंटेन द नेम्स ऑफ प्रीवियसली एंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेफ। ग्रीन पेज पे प्रीवियसली एंडेंजर्ड, जो पहले एंडेंजर्ड थे लेकिन हमारे वजह से या कुदरत के वजह से अपने आप उनका पॉपुलेशन बढ़ा है, दे आर प्रेजेंटली सेफ, तो ये ग्रीन पेज पे आएगा। और पिंक पेज पे एंडेंजर्ड जो है, अभी एंडेंजर्ड है करंटली। तो यहां होता है आपका बेसिक चैप्टर कंप्लीट। अब मैं पीवाईक्यू फटाफट आपको दिखा देता हूं ताकि हम ये वन शॉट कंप्लीट कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। चलो, तो ये जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हैं, पिछले 7 साल में जो कुछ भी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से पूछा है वो सब आपके सामने है। ये पीडीएफ किधर मिलेगा? इजी लर्निंग एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर फ्री मटेरियल सेक्शन है, उसके अंदर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी ले सकते हो, पढ़ भी सकते हो। फटाफट देख लेंगे। डैश ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर, कौन सा? सुंदरबन नेशनल पार्क है। दूसरा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन माय रोल। इसमें कंजर्वेशन दिया है, कंट्रोल, अवेयरनेस लिख सकते हो ना इतना, अवेयरनेस, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रोडक्शन। ठीक है, लिखते नहीं बैठूंगा मैं, समझ लो आप। कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन। अब ये फूड चेन आपको टेक्स्ट बुक में किधर गया? इधर देखने मिलता है। ये फूड चेन दिख रहा है आपको? कौन है? ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल एंड डिकम्पोजर्स बोल सकते हो, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सब दिया हुआ है ना, तो डिकम्पोजर्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये फूड चेन आप कंप्लीट कर सकते हो। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? राइट एनी 4 स्टेप टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके 4 स्टेप हमने ऑलरेडी देखे आज। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। वन ऑफ द रेयर स्पीशीज कौन सी है? रेड पांडा इज रेयर। शिखरू इंडिटर्मिनेट है। टाइगर क्या है? वल्नरेबल है। लेसर फ्लोरिकन क्या है? एंडेंजर्ड है। बायोटिक कंपोनेंट में कौन आ जाएगा? प्लांट। नाक में क्या हो गया मेरे को? हाँ, नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये भी मैंने आपको पूरा टेबल बताया था, जो हमने लेक्चर में देखा, वही आप इधर लिख सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल? बहुत खुजली आ रहा है नाक में। डस्टबिन इस्तेमाल करो, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करो, बाईसाइकिल का इस्तेमाल करो, सेव फ्यूल। ठीक है, राइट फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये भी हमने देखा। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल, इंडिटर्मिनेट। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड? 4 पॉइंट हमने देखे। रेड लिस्ट, पिंक पेज, ग्रीन पेज, बराबर है। ह्यूमंस हैव अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस। तो इंसान धरती पे बहुत बाद में आया, धरती मतलब अर्थ का फॉर्मेशन के बाद में हम आए। हमने बाकी एनिमल्स के ऊपर सुपीरियोरिटी दिखाई, डोमिनेंस दिखाया नेचर के ऊपर, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, इमेजिनरी एबिलिटी है, इमेजिनेटिव एबिलिटी, इसके वजह से बाद में धीरे धीरे हम नेचर से लेते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे और हमने बर्बाद कर दिया। तो हमने ही बर्बाद किया है तो हमें ही ठीक करना है, तो ये गिव रीजन यहाँ पे आ जाएगा। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स, इसके 4 पॉइंट जो होते हैं, कैंसर हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, जेनेटिक चेंज हो सकता है, म्यूटेशंस दिख सकते हैं, और लास्ट में कहता है विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड। शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स 3 हो गए तुम्हारे, जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम, लिखना है उसके ऊपर तीनों पॉइंट। अपेक्स कंज्यूमर कौन है इधर बताओ? ईगल। ईगल के ऊपर कोई नहीं है ना, टॉप है। ईगल मरने के बाद वो डिकम्पोज होगा बस। क्या हो गया है? मैच द करेक्ट पेयर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कभी आया था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी 1980। वी विल जस्ट चेक इट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 था। यस, एनवायरमेंट कंजर्वेशन वाज 1986। ठीक है, चलो हो गया। व्हाट इज एनवायरमेंट? 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, 2 टाइप्स कौन सी होती है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स, ये भी हमने देखा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। जायंट स्क्विरल इज इनडिटर्मिनेट, डी इज करेक्ट। कंप्लीट द कोरिलेशन। वेस्टर्न घाट्स, एशियाटिक लायन, सुंदरबन, टाइगर, बराबर है। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पैंग? 2 पॉइंट का आंसर है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके लास्ट में यही लिखना है। बहुत सारे लोग आते हैं जंगल काटने के लिए, बट वन पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन क्रिएट एन एंटायर न्यू फॉरेस्ट, जो पॉइंट दिया है टेक्स्ट बुक में। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, बार बार पूछा जाता है। डिस्क्राइब एनी 2 एनिमल्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, नाम लिखना है। डिस्क्राइब एनी 2 एनिमल्स, अच्छा तो इसमें आप 2 एग्जांपल, मतलब एंडेंजर्ड
एंडेंजर्ड को एक्सप्लेन करो और उसके साथ रेयर को, मतलब कोई भी दो एक्सप्लेन करने हैं, एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल हो गया, इंडिटर्मिनेट हो गया, चारों में से कोई भी दो एक्सप्लेन करना है और उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। व्हाट आर द 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ इंडिया? एक हो गया वेस्टर्न घाट्स, एक हो गया मानस सेंचुरी ऑफ असम, एक हो गया सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। मेंशन 2 मेजर्स यू विल टेक टू प्रोटेक्ट दिस विथ रीजन। आप क्या करोगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? अच्छा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये रह गया क्या अपना, किधर बीच में छूट गया क्या? ऐसा नाक खुजाते खुजाते बीच में भूल गया क्या मैं किधर? एक मिनट, देखने दो। हाँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसके लिए मैं आपको 2 मार्क का है ना, तो 4 से 5 पॉइंट आना चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट मैंने यहां पे दिया हुआ है, इसका आप फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल पॉइंट है, एनवायरमेंट को बचाना है। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट में आ गया मैनमेड फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, जो हमने देखा, एग्जांपल्स देखा हमने उसका। फिर नीचे नीचे नीचे, व्हाट आर द 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस? देखो, ये आपके 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस आ गए, और 2 मेजर्स आई विल टेक। बचाने के लिए क्या करूंगा? एफॉरेस्टेशन, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन डिफॉरेस्टेशन, रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, माइनिंग, ओवरफिशिंग, ट्रेंचिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, उनके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये एक आपका आंसर आ गया। देखो, एक सिंपल बात बताऊं, जो जो चीजें आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से मिल जाती हैं वो आप डायरेक्ट लिखो। जिस चीज का टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं है प्रॉपर, एआई का इस्तेमाल करो, आंसर निकल जाएगा। सिंपल, जितना आप बोलोगे 2 पॉइंट चाहिए तो 2 पॉइंट, 10 पॉइंट चाहिए तो 10 पॉइंट बना के देगा, आपकी इच्छा है ना। बहुत आसान हो गया है काम। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। जेनेटिक चेंजेस अकर ड्यू टू रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। विच सेंचुरी ऑफ असम इज अंडर थ्रेट? असम में क्या है? मानस सेंचुरी है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्रेड ग्रोव, जो हमने देखा वही पॉइंट लिखने हैं। एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम, इफेक्ट्स ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशन देखा हमने। अटेम्प्ट्स एट वेरियस लेवल आर परफॉर्म्ड फॉर कंजर्विंग एनवायरनमेंट, विच रोल वुड यू लाइक टू परफॉर्म, गिव टू एक्शन। आपका भी एक रोल लिखना है, एंड प्रिवेंशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, इन सबका 2-2 पॉइंट लिखने बोला था, तो वो भी मैंने आपको यहां पे करके दे दिया, ठीक है। आई वुड लाइक टू प्ले द रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आप क्या करना चाहोगे वो भी लिखना है, तो वो मैंने यहां पे इतने से में लिखा हुआ है कि आप क्या करना चाहोगे। एंड बाद में प्रिवेंशन का 2 पॉइंट, कंट्रोल का 2 पॉइंट, प्रोडक्शन का 2 पॉइंट, अवेयरनेस का 2 पॉइंट, कंजर्वेशन का 2 पॉइंट। मैंने आपको क्या क्या बोला? 2-2 पॉइंट याद करने बोला था, तो वही है। फिर ये बायोटिक की बात हो रही है, ऑटोट्रॉफिक है तो इधर हेटेरोट्रॉफिक आ जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। प्रोड्यूसर प्लांट हो गए, एनिमल, कंज्यूमर हो गए, डिकम्पोजर कौन हो गए? माइक्रोब लिख सकते हो इधर, नहीं तो फंगस लिख सकते हो, चलेगा। माइक्रोब्स कॉमा फंगस ऐसा लिखा तो भी ठीक है, ठीक है। फिर कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग सिंबल्स? ये हो गया रिसाइकल, ये हो गया सेव वाटर, ये हो गया यूज ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी। इन अ फूड चेन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आर प्रेजेंट एट द, प्लांट्स प्रोड्यूसर लेवल पे आते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स, सेव वाटर, यूज, सेव फ्यूल, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कंजर्व, कैसे कर सकते हो कंजर्व, उसके पॉइंट्स हमने पढ़े, वही हो गया, इतना ही है। तो जो 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 ज्यादा तो ऑब्जेक्टिव्स ही है और ज्यादा चीजें रिपीट भी हो रही हैं, लेकिन हमने आज जो कुछ पढ़ा वो सारी चीजें हमने कवर की हैं, सारा पीवाईक्यूज हमने कवर किया हुआ है। तो और जो जो क्वेश्चंस मुझे लगे अलग से आपको देने चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो बस इसी के साथ आज का वन शॉट यहाँ पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेसन में, इसी तरीके से पीवाईक्यूज भी साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, और अगर कोई आंसर मुझे लगता है कि बच्चे को नहीं जमेगा तो मैं वो आपको दे दूंगा। बस इसी तरीके से, बस और कुछ अगर आपका फीडबैक है, कुछ कमेंट से कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो बस कमेंट्स में बताइए। और मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।